हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस कहानी की स्टार्टिंग हमें हमारे मेन लीड एन को दिखाने से होती है, जो कि एक गहरी खाई में कूदते हुए सोचता है कि आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरे जीने का मतलब ही क्या था। लोगों ने मुझे बस एक कूड़े की तरह ट्रीट किया और आज मैं एक कूड़े की तरह ही मर रहा हूँ। आगे फिर हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहाँ दो एडवेंचरर्स हमें दिखाए जाते हैं। एक था जोइड, जो कि तलवारबाज है, और दूसरी थी जोलेन, जो कि एक मेज है। दोनों मिलकर अपनी पावर से एक रेड मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते हैं। उसके बाद वो अपनी तारीफ करते हैं और कहते हैं उनका काम हो गया। फिर वो एन को कहते हैं, ओए कचरे वाले, जल्दी से आकर अपना काम कर। एन कहता है कि मैं कोई कचरा उठाने वाला नहीं हूँ, मेरा नाम एन है। तो जोइड और जोलेन उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो कितना बेकार है। जोलेन कहती है कि एन उन जैसे हाई कॉमन क्लास का नहीं है, इसीलिए वो इतना बेकार है। आगे एन कहता है कि माफ करना, मैं गिर गया, सामान थोड़ा सा भारी था। उसके बाद एन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जहाँ जोइड उसे कहता है, एक आइटम को जल्दी से प्रेस करो। एन कहता है ठीक है साहब जी। फिर वो हमें बताता है कि उसकी जॉब लो कॉमन है, उसकी स्किल का नाम अप्रेजल है। एन समझाता है कि जब लोग पैदा होते हैं तो गॉड उन्हें अलग अलग जॉब देते हैं। स्किल्स को ट्रेन करने के बाद उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन जो जॉब तुम्हें जनरेशन से मिलती है वो कभी नहीं बदलती। यहाँ पर जॉब से 3 कैटेगरीज में होती है। पहली होती है टॉप मोस्ट रेयर क्लास, जिसमें टैलेंटेड और काफी कम लोग होते हैं, जैसे कि मर्चेंट्स या फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरी कैटेगरी हाई कॉमन क्लास की होती है, जिसमें स्पोर्ट्समैन, मेजेस और फाइटर्स होते हैं। और तीसरी होती है लोवेस्ट टायर कॉमन, जिसमें अप्रेजल जैसे लोग आते हैं, जो बैटल फील्ड में भी काम नहीं आते हैं। एन आगे हमें बताता है कि मेरे पेरेंट्स ना बचपन में ही मर गए थे, इसीलिए वो अपने फैमिली बिजनेस को चला नहीं पाया। उसने सोचा तो था कि वो एडवेंचरर बनेगा, अमीर बनेगा, लेकिन अब वो बुरी तरीके से फंस गया है। बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने टूटते हैं दोस्तों। बचपन में क्या क्या सोचते हैं, बड़े होते जाते हैं, जिंदगी टेक ओवर करती है, वाट लग जाती पूरी जिंदगी की, सब सपने चकनाचूर हो जाते हैं। खैर, सीन दोबारा से वापस प्रेजेंट में आता है, जहां एन एक मॉन्स्टर के ऊपर अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है। उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर के जो दांत है वो डी रैंक के हैं और वो काफी महंगे बिक सकते हैं। वो दांत निकालने की कोशिश करता है ही ऐसे, लेकिन अकेला होने की वजह से उसे काफी मुश्किल होती है। वो अपने साथियों से मदद भी मांगता है, लेकिन वो कहते हैं वो इतना घिनौना काम नहीं करेंगे, तुम ही करो ये वाला काम। तभी जोइड गुस्से में एक पत्थर से एन को मार देता है। एन गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो इससे जोइड को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे और जोर जोर से लात मारकर उसको पीछे गिरा देता है। साले गधेड़े, घूर के कैसे देखा मैंने, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो ये भी कहते हैं कि हमने अपनी जान खतरे में डाली तुझे बचाने के लिए, और तू इतना सा भी नहीं कर सकता, बेकार औलाद। उल्टा तुझे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमने तेरी जान बचाई। तो फिर एन माफी मांगता है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता था भी नहीं। वो अपने मन में कहता है कि ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर एन मुश्किल से मॉन्स्टर का मुंह खोलता है और अपने हाथों से एकदम घिनौने तरीके से उसका दांत निकालता है। हम देखते हैं कि सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये काम उसके जैसे इंसानों के लिए है, गंदा। जोइड कहता है कि उसने एन को अपनी टीम में इसीलिए रखा था क्योंकि वो अपना बैग गंदा नहीं करना चाहता था। यहाँ पर एन मन में कहता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक और मॉन्स्टर की लाश मिलती है, तो जोइड कहता है कि वो लोग लकी हैं। वो एन से कहता है उसका मटेरियल भी इकट्ठा करो। तो एन कहता है कि ये काफी अजीब है, गिल्ड मैप के हिसाब से ये मॉन्स्टर यहाँ नहीं होना चाहिए। जोइड गुस्से में कहता है, अबे ओ बकलोल, अपना मुंह बंद रखो और जितना बोला गया बस उतना करो। फिर वो लोग एक और मॉन्स्टर की लाश देखते हैं और जोइड कहता है, जाओ उसका मटेरियल भी कलेक्ट करो। तभी एन कहता है, साहब जी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये कॉरिडोर तो सिंगल डायरेक्शन का होना चाहिए था। जोइड कहता है, अरे तू बार बार ज्ञान क्यों फैलने लग जाता है, काम कर अपना। तो इसके जवाब में एन कहता है, देखो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं, ठीक है जाओ यहाँ से तुम जाओ, लेकिन जो मटेरियल तुमने कलेक्ट किया है ना वो यहीं पर छोड़ दो, और तुम टीम से निकाल दिए जा रहे हो। बेचारा एन फंस जाता है और उसकी जॉब इतनी बेकार है कि किसी भी पार्टी में उसे कोई जगह नहीं मिलेगी। उसे मजबूरी में इनकी बात माननी ही पड़ती है और वो कहता है कि प्लीज मुझे टीम में रख लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। वो लोग दया कर देते हैं और मान जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें और मॉन्स्टर्स की लाश मिलती है। एन तो यहाँ पर और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है
कि इन सबको किसने मारा, क्योंकि अगर किसी एडवेंचरर ने मारा होता तो उसने फिर आइटम कलेक्ट क्यों नहीं किया है। ज़ोइड कहता है, क्या तुम्हारी बकवास करने की आदत कभी जाएगी नहीं क्या? काम करो काम, अपना मुंह बंद रखो। तभी एन उससे कहता है, जरा सामने देखो। जब ज़ोइड सामने देखता है तो उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो उन पर हमला करने वाले होते हैं। सब अचानक से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एन समझ जाता है कि ये सब मॉन्स्टर्स ने ही बाकी मॉन्स्टर्स को मारा है। तभी जोलेन कहती है कि अब हम इनसे कैसे लड़ेंगे, वो तो बहुत सारे हैं। तो ज़ोइड कहता है कि अब हमें भागना पड़ेगा। तो जोलेन कहती है, लेकिन हम भागेंगे भी कैसे? तो ज़ोइड कहता है, एक काम करो, एन के ऊपर पैरालाइजिंग स्पेल डाल दो। तभी जोलेन एन से कहती है, माफ करना लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। वो एन पर स्पेल डाल देती है और एन बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा था। एन कहती है कि देखो ये स्पेल ना ज्यादा देर तक चलेगी नहीं, तो अगर तुम बहुत ज्यादा लकी हुए तो फिर तुम यहाँ से भाग सकते हो। वहीं पर ज़ोइड भी मॉन्स्टर से कह देता है कि इसको खा लो, और ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर एन उन लोगों से मदद मांगता रहता है कि प्लीज मत जाओ, मुझे बचा लो, पर वो लोग रुकते ही नहीं हैं। और तभी इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी मॉन्स्टर एन पर अटैक कर देते हैं। अटैक होने की वजह से एन को काफी दर्द होता है, जिसके कारण उस पर जो पैरालिसिस का इफेक्ट हुआ था वो भी अब हट जाता है। अब एन थोड़ा सा हिलने लगता है और फिर वो एक पत्थर उठाता है और उन मॉन्स्टर पर मार देता है। एन जल्दी से अपना बैग खाली करता है और इससे उसके बैग में रखा हुआ खाना नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसको खाने लग जाते हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाकर एन भागने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि ज़ोइड और जोलेन ने तो सामने का रास्ता ही बंद कर दिया है। मतलब अब तो एन बुरी तरीके से यहाँ पर फंस गया है। तभी एन को सामने एक और रास्ता दिखाई देता है और उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं होती है, तो वो उस तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही एन आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि आगे तो डेड एंड है, आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। एन बेचारा घबरा जाता है और कहता है कि अब अगर मैं पीछे गया तो वो मॉन्स्टर मुझे मारकर खा जाएंगे, और अगर मैं आगे गया तो मैं इस खाई में गिर के मर जाऊंगा, दोनों तरफ से मौत ही मौत है। एन अपने मन में कहता है कि यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं एक वर्थलेस अप्रेजल था, मुझे एडवेंचरर बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने बेकार में बड़े बड़े सपने देखे, ये सच में अब मेरा अंत है क्योंकि मैं एक कमजोर इंसान था। ऐसा बोलकर एन एक खाई में छलांग लगा देता है और जब वो गिर रहा था तब भी वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया, मैं बिल्कुल एकदम कूड़े उठाने वाला बेकार इंसान था। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम एन को एक बड़े से पेड़ के पास देखते हैं। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी लड़की टेलीपोर्ट होकर आती है और वो एन के सर पर किस करती है तो एन उठ जाता है। आहा, ये किस किसने किया? नहीं, वो सोचता है ये क्या कोई सपना था? जब एन को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। वो पेड़ देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है वो अभी भी जिंदा है, उसकी सारी चोटें भी हील हो चुकी हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। तभी पेड़ से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं तो एन उन्हें टच करता है और रियलाइज करता है, अरे ये पानी तो वर्ल्ड ट्री का है जो कि किसी भी चोट या बीमारी को फटाक से हील कर सकता है। यह देखकर तो अब वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो उस पेड़ को अप्रेस करता है तो उसको पता चलता है, अरे ये तो एक वर्ल्ड ट्री है। तभी एन सोचता है, अरे वाह, वर्ल्ड ट्री सच में एग्जिस्ट करते हैं। आगे फिर एन बताता है कि सालों पहले सिर्फ एक ही वर्ल्ड ट्री होता था जो मैजिक एनर्जी को बनाता था, जिसको सारे लोग यूज करते थे। लोग एटमॉस्फेयर में माना को ब्रीथ करते हैं और बॉडी में कन्वर्ट करते हैं और वर्ल्ड ट्री ही पूरी दुनिया में माना लाता था। कहते हैं कि वर्ल्ड ट्री अचानक से गायब हो गया था पर उसके बाद भी माना तो प्रोड्यूस होता रहा, लेकिन ये सब कैसे हो रहा था ये नहीं पता चला था। लोगों ने रिसर्च भी करी थी पर किसी को भी ये पता नहीं चला कि वर्ल्ड ट्री आखिरकार गया कहाँ पर। आगे फिर एन कहता है कि अब समझ में आया कि वर्ल्ड ट्री मिलता क्यों नहीं था, क्योंकि ये इतना नीचे जो था। वो पेड़ पर हाथ रखता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है तो एन एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो चारों तरफ कितने नजारे हैं। वो चारों तरफ देखता है पर कोई दिखता ही नहीं है तो वो कहने लगता है कि यहाँ तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एन कहता है,
मुझे नहीं लगता है कि जोइड और जोलेन मेरी मदद को आएंगे और यहाँ खाना भी नहीं है। अब इससे पहले कि मैं भूखा मर जाऊँ मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो यहाँ पर फिर से वर्ल्ड ट्री को थैंक यू बोलता है और आगे के रास्ते पर निकल जाता है। वो लड़की उसको जाते हुए देखती है और उसे बुलाने की भी कोशिश करती है, पर बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो वहीं पर रुक जाती है, आगे फिर बुलाती नहीं है। अगले सीन में एन एक अननोन जगह पर होता है और सोचता है अरे ये जगह तो मैप में भी नहीं थी, मतलब गिल्ड को भी इसके बारे में पता नहीं है। जो मॉन्स्टर्स यहाँ पर होंगे वो तो काफी पावरफुल होंगे। वो एकदम से घबरा जाता है और फिर कहता है कि मुझे ये करना ही होगा। वो एक पत्थर उठाता है और कहता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर एन आगे बढ़ता है लेकिन काफी देर तक कोई मॉन्स्टर ही नहीं मिलता है, तो वो एकदम रिलैक्स फील करता है। अरे मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका कान काट जाता है। हाचिक! वो दर्द से चिल्लाता है, हाय राम, काट डाला। वो हाथ आगे करता है पर उस पे भी अटैक हो जाता है। जो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर होता है और ये देखकर एन एकदम शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर तो और अटैक करता है और एन की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उसे लगता है कि अब तो वो गया भाई साहब, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और बड़ा मॉन्स्टर आता है, एक एस रैंक बियर। वो एस रैंक बियर पहले तो उस पहले वाले मॉन्स्टर को मार देता है, पर वो बियर एन पर भी अटैक करता है और उसके मुंह को ही फाड़ देता है। एन की आंखें फट जाती हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर बियर उसे पकड़ लेता है और जोर से दबा करके दबा देता है, जिससे एन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। आगे फिर जब बियर उसे खाने ही वाला होता है तभी कोई अननोन बंदा आता है और उस बियर पर अटैक कर देता है। वो बंदा कहता है यकीन नहीं होता, उस लड़की ने मुझे इस इंसान की मदद करने को कहा। तभी एन उसे देखकर कहता है अरे तुम कौन हो, पर उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। आगे फिर जब एन की दोबारा आंखें खुलती हैं तो वो दोबारा से वर्ल्ड ट्री के पास में होता है और उसकी सारी चोटें भी अब हील हो चुकी थी। वो फिर से हैरान हो जाता है, लेकिन इस बार इसके सामने वही लड़की होती है और वो चाय पी रही होती है। उसे देखकर एन सोचता है अरे ये तो कहानी की एक एल्फ लग रही है, लेकिन इसके बगल में ये कौन है। तभी जो बगल में खड़ी थी उसका नाम उर्सुला है। वो उससे बोलती है मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम पी क्यों नहीं रहे हो। यूरी भी उसे चाय पीने को बोलती है, लेकिन चाय पीने की बजाय वो पूछता है अरे लेकिन तुम लोग हो कौन। यह सुनकर उर्सुला कहती है देखो मेरी बेटी ने इतनी मेहनत से चाय बनाई है, तुमसे चाय नहीं पी जा रही है। अरे यार, तो फिर वो चाय पीने के बाद एन बोलता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। उर्सुला कहती है वो तो मेरी इस बुटकी ने जिद नहीं की होती ना तो मैं किसी इंसान की जान नहीं बचाती हूँ। ओए गंदी नाली के कीड़े, अपने घुटनों पर आ जा और इसका एहसान मान। तभी एन कहता है अरे क्यों नहीं, शौक से। यूरी मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुनकर तो यूरी शर्मा गए, बल खा के शर्मा जाती है। तभी उर्सुला उसके मुंह पर एक लात मार देती है और कहती है साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से लेने की। तभी यूरी बोलती है अरे नहीं मोम, मुझे अच्छा लगा कि इसने मेरा नाम लिया है। यह सुनकर एन हैरानी से पूछता है मोम तुम दोनों माँ बेटी हो। जिस पर उर्सुला कहती है देखो हम लोग दिखते अलग हैं, पर सच में मैं इसकी माँ हूँ और इस वर्ल्ड ट्री की गार्डियन भी। इस पूरी दुनिया में टोटल 9 वर्ल्ड ट्री है और हर एक के पास अपना गार्डियन होता है। तो एन पूछता है मतलब आप लोग यहीं पे रहते हो। तो उर्सुला कहती है कि जब से यूरी जड़ से निकली है तब से। तभी फिर एन हैरानी से पूछता है क्या ये एल्फ है। तो उर्सुला कहती है नहीं, ये वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। ये सुनकर एन कहता है अच्छा तभी ना वो इतनी सुंदर है, एकदम नेचर वाली। तो यूरी तो ब्लश करने लगती है। ये सुनकर उर्सुला उसको मारने लगती है और कहती है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे लाइन मारने की। तभी एन कहता है वैसे आंख मारने से याद आया, मेरी आंख और मेरी पूरी बॉडी ठीक कैसे हो गई। तो उर्सुला बोलती है कि तुम्हारी इंजरी इस ट्री की ड्रॉप्स से ठीक हुई है, पर मैं तुम्हारी आंखों को दोबारा नहीं बना पाई, तो हमने इस ट्री के एक हिस्से का यूज करके बड़ी मेहनत से मैंने तुम्हारी आंखें बनाई हैं। और हाँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, समझे। सिर्फ यूरी ने कहा इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम बहुत काइंड हो और तुमने उसका शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ पर पहले भी कई लोग गिरे और सबको यूरी ने हील भी किया, मगर किसी ने भी यूरी का शुक्रिया नहीं किया, बल्कि वो सारे लोग तो अपने फायदे के लिए इसकी टहनियों को तोड़ कर ले गए। पर जब तुमने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो सुनकर बहुत खुश हुई। एक मिनट, तुम ये भांगड़े भांगड़े दांत क्यों दिखा रहे हो अपने? तेरी जान बच गई ना, अब भाग यहाँ से। लेकिन तभी यूरी परेशान होते हुए कहती है
माँ बाहर तो खतरा है, ये कैसे जा पाएगा, आप कुछ कीजिए ना। तो उर्सुला बोलती है, मेरी बच्ची तुझे पता है ना, मैं गार्डियन के तौर पर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती हूँ। ऊपर से इन जोन्स में टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करता है। लेकिन ये सुनकर यूरी तो रोने लगती है। ये देखकर फिर उर्सुला कहती है, अरे यार मुन्नी, तुम्हारे आंसू तो मुझे पिघाल ही देते हैं। ठीक है तो फिर मैं इस लड़के को ट्रेन करूंगी और इतना ताकतवर बनाऊंगी कि ये खुद से ही बाहर जा पाए। यह सुनकर खुशी के मारे यूरी उसे गले लगा लेती है। थैंक यू माँ। और ट्रेनिंग के नाम पर उर्सुला एन को सीधा मौत के मुंह में ही भेज देती है। वो कहती है, ए लड़के, तुम्हें उस ग्रेमलिन से लड़ना होगा। तो एन एकदम हैरानी से पूछता है, ग्रेमलिन? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन तभी जब एन अपनी लेफ्ट आई का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वो वर्ल्ड ट्री से बनी है। यह देखकर उर्सुला कहती है, कितने बेंडे लड़के हो यार तुम तो, तुम्हें तो सच में अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जब फिर एन फोकस करता है तो उसके सामने का अंधेरा पूरी तरीके से दूर हो जाता है। फिर उर्सुला कहती है कि अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है और तुम्हारा पहला टास्क है कि तुम्हें इसके सारे अटैक्स को डॉज करना होगा। तो एन पूछता है, पर मैं ये करूंगा कैसे? जिस पे वो जवाब देती है, तुम्हारी लेफ्ट आई वर्ल्ड ट्री से बनी हुई है, ये एक अप्रेजल ह्यूमन आई से बहुत अलग है। और फिर एन अपनी लेफ्ट आई से अप्रेजल करता है तो उसे पहले ही पता लग जाता है कि वो ग्रेमलिन किस तरफ मूव करेगा। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ग्रेमलिन अपने वेपन से यूज करके उसके कान को काट जाएगा। वो कहता, अरे वाह, ये तो कमाल का है। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ 2 सेकंड की थी, क्योंकि वो सीधा बस खड़ा ही रह जाता है और ग्रेमलिन उसके कान को काट जाता है। वो दर्द के मारे इधर उधर पलटने लगता है, हाय रे, फिर से काट डाला। उर्सुला उसे बताती है कि एक स्पिरिट आई एक नॉर्मल आई से ज्यादा प्रिसाइज होती है। यहाँ पर एन काफी ज्यादा ब्लड को लॉस कर देता है तो वो जल्दी से उसे हील कर देती है, जिससे उसका कान वापस से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर उर्सुला उसे बताती है, देखो तुम्हें कितनी भी चोट लगे मैं उसे इंस्टेंटली हील कर दूंगी, तो अपनी ट्रेनिंग पर सीरियस हो जाओ। इसके बाद वो फिर से अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर उसके लेफ्ट लेग पर अटैक करेगा। तभी वो बोलता है, अरे मेरे रिफ्लेक्सेस इतने तेज नहीं है, मैं इसे डॉज कर पाऊंगा कि नहीं, काश मुझे टाइम भी पता लग जाता। एक सेकेंड, मुझे ह्यूमन से बढ़कर सोचना होगा। और इसके बाद जब वो फिर से अप्रेस करता है उसे टाइम भी दिख जाता है। वो मॉन्स्टर 5 सेकंड में उसके पैर पर अटैक करेगा। एन काउंट करना शुरू कर देता है, 5 4 3, और उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है, जिससे वो उसके हमले से एकदम परफेक्ट टाइम पे बच जाता है। वो तो खुश हो जाता है, ये मैंने एक एस रैंक के मॉन्स्टर का अटैक डॉज कर लिया। हुई उर्सुला, आपने देखा मैंने एक मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन यहाँ पर एन की बेवकूफी की वजह से ग्रेमलिन फिर से उस पर हमला कर देता है। यह देखकर उर्सुला गुस्से में कहती है, अरे ओ बेवकूफ लड़के, ये उठपुटांग हरकतें करना बंद करोगे? देखो तुम्हें तब तक ट्रेनिंग करनी होगी जब तक तुम्हारी अप्रेजल स्किल वैसी नहीं लगती जैसे तुम्हारे लिए सांस लेना हो। और एक बार अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एन उसके कई सारे अटैक्स को डॉज करता है और हमें पता चलता है कि अब उसकी ट्रेनिंग को 1 हफ्ता हो चुका है और वो अब अपनी अप्रेजल स्किल को पहले से बेहतर यूज करने लगा है। लेकिन अब वो फिर से ज्यादा ही कुछ जल्दी ही सेलिब्रेट करने लगता है। तो उर्सुला उसे हील करके बताती है कि अब ट्रेनिंग के नेक्स्ट स्टेप पर जाने का टाइम आ चुका है, जिसमें उसे ग्रेमलिन को अब हराना होगा। जिस पर वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे पास तो कॉम्बैट जॉब भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो उर्सुला उसे एक वुडन स्वॉर्ड देती है जो कि वर्ल्ड ट्री से ही बनी हुई होती है और वो बोलती है कि यूरी ने कहा था कि वो इसे एन को दे दे। उसने अपनी ही टहनी को तोड़ने का दर्द उसने सहा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अगर ये स्वॉर्ड बेटा कभी भी टूटी ना तो मैं तुम्हारी टांगड़े तोड़ दूंगी, ध्यान रखना। खैर इसके बाद वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अप्रेजल से उसे पता भी लग जाता है कि वो कहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है वो उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद वो तो बार बार उसके हमले को डॉज ही करे जा रहा था क्योंकि मारना तो आता नहीं उसको। तो फिर उर्सुला उसकी मदद करती है। देखो स्पिरिट आई उसकी मूवमेंट के अलावा और भी चीजों का पता लगा सकती है। तो फिर वो थोड़ा सोचता है
और बोलता है कि अप्रेजल से मुझे ये तो पता लग जाता है कि वो कहाँ पर अटैक करने वाला है, अब मुझे ये भी पता लगाना होगा कि वो किस डायरेक्शन से आएगा। इसके बाद वो अपने स्पिरिट आई पर सुपर अप्रेस का यूज करता है और देखता है ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। एक सेकेंड, मैंने अपने अपोनेंट की मूवमेंट को स्लो मोशन में देख पा रहा हूँ मैं तो। अब इसकी मदद से वो ग्रेमलिन पर फाइनली अटैक कर पाता है। ये क्या हुआ, मैंने इस पर अटैक कर दिया, इसको हरा दिया। एक सेकेंड, जब सारी चीजें स्लो मोशन में मूव कर रही थी तब मैं तो नॉर्मल स्पीड में ही था, यानी कि नॉर्मल वर्ल्ड में तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अरे वाह यार, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने पहली बार किसी को हराया है, वो भी एक एस रैंक के मॉन्स्टर को। तभी उर्सुला उसको कहती है, अबे यार कितने बेवकूफ आदमी हो यार तुम, बार बार इतनी जल्दी क्यों सेलिब्रेट करने लग जाते हो। ये सब कुछ भी नहीं है, इसके बाद तुम्हें मेन एरिया के सारे ग्रेमलिन को हराना होगा, ध्यान रखना। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ देर बाद एन उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है। उर्सुला बोलती है, वाह 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 बेटा, बहुत बढ़िया, अब हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तुम अपनी अप्रेजल का यूज करके ग्रेमलिन की एबिलिटी को अपनी एबिलिटी बनाओ। जिस पर एन कहता है, नहीं 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 नहीं, ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता क्या, ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है। जिस पर वो कहती है, नहीं मैं क्या पागल दिखती हूँ तेरे को, इतने सालों से क्या मैं यहाँ पर झक मरा रही हूँ। तुझे अपनी अप्रेजल रिकॉल से जो नॉलेज मिलती है वो तो अपनी आई का यूज करके उसे तो अपने एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है। तो एन फिर इस चीज को एक लाश के ऊपर ट्राई करता है, लेकिन इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि हजारों इन्फॉर्मेशन एक साथ उसके दिमाग में घुस रही हो। फिर जब सारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है तो वो बिल्कुल ग्रेमलिन की तरफ बहुत तेज दौड़ रहा होता है, लेकिन अभी उसके मसल्स उस स्पीड के लिए तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो उर्सुला उसे फिर से हील करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पीड को झेलने लगती है धीरे धीरे। तभी फिर वो कहता है, उर्सुला सच बताओ ना, तो अब मुझे लगता है कि मैं उस बियर को काफी आसानी से हरा सकता हूँ। जिस पर उर्सुला कहती है, ए बेवकूफ गधेड़े, ज्यादा उछल मत, पता है ना पिछली बार क्या हुआ था। ये सुनकर बेचारा एन उदास होते हुए कहता है, हाँ तुम सच कह रही हो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए था। तभी उर्सुला कहती है, क्या इमोशनल आदमी है यार ये तो, एकदम से नीचे नहीं एकदम से ऊपर। ओ भाई साहब जरा ठंडा रखो, शांत हो जाओ, पहले मैं तुझे अपनी स्किल सिखाऊंगी। जिस पर वो पूछता है आपके पास कौन सी एबिलिटी है। तभी उर्सुला उसे अपने मैजिक से उसके मुंह को झुला देती है और कहती है कि मेरे पास कैंसल चांट है, तो मैं बिना मंत्रों को पढ़े भी मैजिक को कास्ट कर सकती हूँ। तो एन खुश होते हुए कहता है, अगर मैं इतनी जल्दी मैजिक कास्ट कर पाया फिर तो मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये उर्सुला बोलती है, चलो अच्छी बात है, जल्दी से इसे सीख जाओ। तभी एन उसकी स्किल को अप्रेस करता है और उसे फिर से दर्द होने लगता है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। उर्सुला उसे फिर से हील करती है और एन दोबारा से अप्रेस का यूज करता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी जॉब मैजिक से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी मैजिक कैपेसिटी बहुत कम है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत बेहोश भी हो जाता है। फिर वही जब उसका मैजिक खत्म हो जाता था तो ये पेड़ की बूंद का यूज करके उसे हील करती है, जिससे अब धीरे धीरे उसकी मैजिक कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है। हाँ पर ऐसा ये सब तभी होता है जब जिस पर बूंद गिराई जा रही हो वो अपने अंदर से माना पूरी तरीके से खत्म कर दे। और फिर हम देखते हैं कि ऐसा लगातार 1 महीने तक करने के बाद एन कई सारी फायरबॉल एक साथ शूट कर सकता था और साथ ही में वो कई सारे मिड लेवल स्पेल्स भी कास्ट कर पा रहा था। और अब उसे धीरे धीरे लगने लग जाता है कि वो अगले स्टेप के लिए तैयार है। तो अब उर्सुला, हो बहुत होशियार बन रहे हो, वो उसे बदला लेने के लिए उसी बियर के पास ले जाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम तो बहुत होशियार बन रहे थे, तुम्हारी फटी क्यों पड़ी है अभी। देखो डरना नहीं है, तुम भले ही अभी भी कमजोर हो लेकिन पहले के मुकाबले अब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो। लेकिन फिर भी वो वहां से हिलता नहीं है, देखो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो वो लात मारकर उसको अंदर भेज देती है, चल निकल यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि वहां जाते ही एन काफी सारे फायर बॉल से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका एक भी अटैक बियर को लगता ही नहीं है। हाँ पर उससे थोड़ा बहुत वहाँ पर धुआं जरूर हो जाता है। वो अपनी स्पीड का यूज करके उसके पास पहुँच जाता है और सुपर अप्रेस का यूज करता है। जैसे वो सुपर अप्रेस का यूज करता है सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है और एन स्टॉर्म अटैक का यूज करके उस बियर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब इसकी वजह से तो बियर को भयंकर गुस्सा आ जाता है। एन सोचता है,
अरे यार, मेरे स्पेल्स तो बहुत वीक है क्योंकि मैं एक नेचुरल मैजिक यूजर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला। तो एन बहुत सारे फायर बॉल से उस पर अटैक करने लगता है, लगातार धम 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 धम। और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो डेथ बियर आखिरकार हार चुका था। हैं? सच में इतना वीक होते हैं ये सब लोग? नहीं 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 नहीं, अरे कैसे हार गया ये? लगता है मेरी ताकत ही कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद वो डेथ बियर की रिकॉल्स को अप्रेस करता है और उसकी एस+ रैंक स्किल स्टील कटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसके अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल और शार्प बना देगी। उर्सुला उसे बताती है कि उसकी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और अब वो अपने आप डंजन को क्लेम कर सकता है। इसके बाद वो उसे वापस से वर्ल्ड ट्री के पास लाती है। वो कहती है कि हमने तुम्हारी जितनी मदद की है, तुम्हें तो हमारे पैर धो के पानी पीना चाहिए। और वो उसे जाने से पहले एक और गिफ्ट भी देती है, जो कि वर्ल्ड ट्री का बचा हुआ कोर होता है। वो देखकर एन कहता, अरे ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। जिस पर उर्सुला बोलती है कि इसे एक लोन जैसा समझो, जैसे ही तुम मर जाओगे ये हमारे पास वापस आ जाएगा। वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके उस कोर को एन की स्पिरिट आई के साथ फ्यूज कर देती है, लेकिन एन को तो कोई भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था। यह देखकर उर्सुला उससे कहती है कि आंख की पावर को समझने में तुम्हारे जैसे बेवकूफ को ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एन फिर यूरी को ढूंढने लगता है ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, लेकिन वो उसको दिखती नहीं है। अरे यूरी कहाँ पर चली गई? तभी उसकी आई से यूरी उसे जवाब देती है और थोड़ी देर में ही उसके सामने प्रकट हो जाती है। एन को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उर्सुला उसे समझाती है क्योंकि तुम्हारी आंखों में वर्ल्ड ट्री का स्पिरिट कोर है, तो वो बेसिकली स्पिरिट ट्री की रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरी तुम्हारी आंखों में रह सकती है, तो चाहे तुम जहाँ भी हो यूरी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यूरी एक्साइटेड होकर कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री ड्रॉप्स का यूज करके उसकी सारी इंजरी और बीमारियों को ठीक कर देगी। जिस पर वो पूछता है, अच्छा क्या वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट का मेरे साथ जाना सही होगा? यह सुनते ही उर्सुला उसके मुंह पर एक लात मार देती है और वो कहती है कि मुझे भी अपनी बेटी को एक नीच इंसान के साथ भेजने का कोई शौक नहीं है, पर मैं भी ये चाहती हूँ कि वो दुनिया घूमे और नए दोस्तों से मिले, इसीलिए मैं तुम्हें इसे सौंप रही हूँ, क्योंकि भले ही तुम्हारा दिमाग घुटने में है पर तुम अच्छे इंसान हो। एन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यूरी का ध्यान रखूंगा। इसके बाद वो उसके हाथ पर एक टैटू बना देती है, जो कि इनफाइनाइट स्टोरेज स्पेल है। इसके बाद वो एक स्पिरिट स्वॉर्ड भी निकालती है, जिसे उसने यूरी के दिए हुए रॉ मटेरियल से बनाया हुआ था। वो एन से कहती है कि वो इसे स्टोरेज में डाल ले, लेकिन इससे पहले कि वो डाल सके वो उस तलवार से उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है और जबरदस्ती उसके मुंह में एक मैजिक स्टोन डाल देती है ताकि वो उसकी टूटी हुई आई को रिप्लेस कर सके। तो एन उससे पूछता है, ये क्या किया तुमने? तो उर्सुला कहती है कि तुम्हारी दूसरी आंख सेज स्टोन से रिप्लेस हो गई है, जो कि हमें कनेक्ट करेगी। इसका यूज करके हम जब मर्जी बात कर सकते हैं और मैं वो सब कुछ देख सकती हूँ जो तुम देखोगे। देखो बेटा, अगर तुम मेरी बेटी के ज्यादा करीब गए तो मैं उसी टाइम तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हारी पोंगी बजा दूंगी, ध्यान रखना। जिस पर वो पूछता है, वैसे एक बार हम सरफेस पे चले जाए तो तुम्हारा कोई प्लान है क्या? तो यूरी बताती है कि वो अपनी बहनों से मिलना चाहती है। ओरिजिनली तो एक ही वर्ल्ड ट्री थी, लेकिन वो 9 हिस्सों में बढ़ गई और यूरी उनमें से एक है और बाकी की वर्ल्ड ट्रीज उसकी बहनें हैं। तो यहाँ पर एन प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो, वो पूरी दुनिया घूमेगा ताकि यूरी अपनी सभी बहनों से मिल सके। इसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है। उर्सुला उसे बताती रहती है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए और किस तरह के मॉन्स्टर से वो अब भिड़ने वाला है। वहीं एन देखता है कि अब एस रैंक मॉन्स्टर्स को हराना उसके लिए काफी आसान हो चुका है और अब तो उनकी एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करने पर उसे सर में दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि यूरी इंस्टेंटली उसे हील कर देती है। कुछ ही देर में वो बॉस रूम के पास पहुंच जाता है। उर्सुला उसे बताती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हरा देता बाकी के फ्लोर्स के रास्ते नहीं खुलेंगे, लेकिन वो सोचता है क्या मैं इसको सच में हरा भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये बाकी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। पर यहाँ पर यूरी और उर्सुला उसे कहते हैं कि वो खुद पर भरोसा रखे और बस थोड़ी मोटिवेशन मिलने के बाद वो बॉस के रूम में इंटर कर जाता है। उसके सामने ही डंजन का कोर था। अचानक से उसके सामने एक शाइनी सर्कल आता है जिसके अंदर से एक बड़ा सा स्टोन गोलेम निकलता है। वो यूरी से कहता है कि जल्दी से मेरी आंखों में वापस आ जाओ और फिर एन दौड़ता हुआ गोलेम की तरफ जाने लगता है। वो उसके पहले अटैक को तो
तो बड़ी आसानी से डोज कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो गोले में भारी भरकम पंच मारता है। तो इसके जवाब में जो स्किल्स उसने एब्जॉर्ब की थी उनमें से एक का यूज करके वो अपने हाथों को स्टील जितना मजबूत बना लेता है। पर वो पंच इतना पावरफुल था कि उसके पैरों के मसल्स फट जाते हैं, लेकिन यूरी उसी वक्त उसे हील कर देती है। जिसके बाद वो डिसोल्यूशन स्किल का यूज करता है जो उसे बड़े स्नेक को मारने के बाद मिला था। उस स्किल की वजह से गोलेम का हाथ पिघल जाता है, पर इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो मॉन्स्टर पागल की तरह एन पर अटैक करने लगता है। लेकिन एन को अब क्या कम समझ रखा है, वो उसके सभी अटैक से बचता हुआ एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर फाइनली वो उसके सामने जाता है और स्पेल को कास्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि वो स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से चुई 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 पिघल जाता है। अब हमारे भाई साहब को तो यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो इतना सब कुछ कर सकता है। तभी यूरी उसकी बॉडी से बाहर आती है और उसे हील करने लगती है। एन उसका हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करता है, जिससे वो फिर से शर्मा जाती है। वहीं उर्सुला मैडम ये सब देख रही थी, जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो कहती है जाके गोलेम को ऑपरेस करो। उस गोलेम की बॉडी को ऑपरेस करने पर उससे कई सारे हाई लेवल ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैजिक मिलते हैं। यहाँ पर उर्सुला उसे ये भी बताती है कि तुम डंजन कोर को भी ऑपरेस कर सकते हो, जिस पर वो पूछता है क्या ऐसा करना सेफ होगा। तभी वो कोर के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और यूरी उसके लिए उस कोर को ऑपरेस करती है। उसे पता लगता है कि वो वर्ल्ड ट्री के स्पिरिट कोर जैसा ही है और उसका यूज करके एन की प्रोस्थेटिक आई और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इसके बाद वो तीनों बॉस रूम से बाहर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डंजन कोर गायब हो चुका है। अब ये पूरी तरीके से सील हो चुका है पानी में। हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्री तक जाने का रास्ता भी अब बंद हो गया है और जिस खाई में वो लोग गिरे थे वो भी अब बंद हो गई है, यानी कि अब कोई भी वर्ल्ड ट्री तक नहीं जा सकता है। और उर्सुला आगे बताती है कि मुझे यहाँ रहकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी मैं तुम दोनों के साथ आ सकती हूँ। कुछ ही देर में ये लोग सरफेस पर पहुँच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी बार में ज़ोइड किसी को कहानी सुना रहा होता है कि क्या तुम लोगों को पता है डंजन में हम बहुत सारे हेल से गिरे थे, हमें तो लगा था कि हम बचेंगे ही नहीं, पर एन ने खुद का सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो हमें बचा सके, पर मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। अब उसकी यह सारी नौटंकी चल ही रही थी कि तभी उसके सामने एन देवता खुद ब खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो ज़ोइड उसको देखकर हैरानी से पूछता है तुम जिंदा कैसे हो, जिस पर वो कहता है मैंने बस सारे मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन ज़ोइड को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। बाकी के एडवेंचरर्स उससे कहते हैं तुम्हें तो खुश होना चाहिए नहीं कि वो जिंदा है, तुम ऐसे दुखी क्यों लग रहे हो। तो एन बताता है क्योंकि जितनी भी बातें इसने सब बताई है वो सब झूठ है। ज़ोइड और ज़ोलेन ने मुझे पैरालाइज कर दिया था और जानबूझकर चारी की तरह वहाँ पर छोड़कर भाग निकले थे। अब यह सब सुनकर वहाँ पर सारे एडवेंचरर्स भड़क जाते हैं और जो चीज उनके हाथ में लगती है वो उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी एन उन सभी को रोकता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, ज़ोइड वो अकेला एडवेंचरर है जिसने मुझे अपनी पार्टी में शामिल किया था और इसीलिए उन सभी चीजों के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे एन भाई साहब की पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी होती है। ये 6 महीने के लिए डिसअपियर हो चुका था, फिर इसने इतनी मेहनत करी कि ये बिल्कुल बदल गया। इसके बाद वो तीनों अलग अलग डंजन्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं और बॉस मॉन्स्टर को हरा के डंजन के कोर को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। आगे फिर वो हर डंजन के अंदर वर्ल्ड ट्री की खोज करते हैं, लेकिन कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वो ऐसे ही एक डंजन से बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें कुछ चीखें सुनाई देती हैं। वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें पता लगता है कि कुछ मॉन्स्टर एक कैरेज पर अटैक कर रहे हैं। एन बड़ी ही जल्दी उस मॉन्स्टर को मार गिराता है, जिसके बाद वो उनकी एबिलिटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। वही यूरी और उर्सुला इंजर्ड सोल्जर्स को हील कर रहे होते हैं। एन वहाँ पर एक लड़की को देखने जाता है जो कि एन को देखते ही उस पर फिदा हो जाती है और उसे गले लगाकर उसे हीरो कहने लगती है। एन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम क्लोडिया है और वो किंगडम की 3rd प्रिंसेस है और जो बंदा उसके साथ है उसका नाम जेस्पर है जो कि मर्चेंट गिल्ड का लीडर भी है। अब इनका शुक्रिया अदा करने के लिए प्रिंसेस इन तीनों को अपने पैलेस पर बुलाती है
और शुक्रिया अदा करने के बाद वो फिर से एन पर लाइन मारने ही वाली थी, लेकिन इस बार यूरी बीच में आ जाती है और चिल्लाकर बताती है, देखो तुम सब ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं एन की बीवी हूँ। एन को तो भाई साहब बहुत बड़ा शौक लगता है। तो क्लोडिया कहती है, अच्छा बीवी हो तो वो उसकी दूसरी बीवी बनकर भी काफी खुश है। अब ये दोनों लड़कियां एन को लेकर लड़ी रही थी कि तभी जेस्पर एन के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें ना मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। हैं? अब ये कहाँ से आया? ये सुनकर तो बेचारा एन और भी ज्यादा घबरा जाता है, मुझे लड़के क्यों पसंद कर रहे हैं। खैर इसके बाद वो उन सभी को अपनी ट्रेजरी की तरफ ले जाता है और सबको बताता है कि मुझे वैल्यूएबल जेम स्टोन्स को कलेक्ट करना पसंद है और तुम्हारी ये जो लेफ्ट आई है ये एक स्पिरिट कोर है जो कि सारे जेम स्टोन्स में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। यह सुनकर एन सोचता है, इसको ये सब कैसे पता? फिर जेस्पर कहता है कि तुमने उस कहानी के बारे में सुना है, रीजनल वर्ल्ड ट्री ने अपनी सारी पावर डीमन लॉर्ड को सील करने में लगा दी थी, जिसके बाद वो दुनिया से गायब हो गई। मैं उसकी स्पिरिट कोर को ढूंढने के लिए सालों से खोज कर रहा था और अब क्योंकि वो मुझे मिल चुकी है मैं हमेशा के लिए उसे अपने पास में रखना चाहता हूँ। तो एन उसे मना करना चाहता है क्योंकि उसे तलवारबाजी का कोई शौक नहीं है, पर उर्सुला उससे कहती है कि वो अमीर भी है और उसके पास वर्ल्ड ट्री की इंफॉर्मेशन भी है। तो यह सुनकर फिर एन उससे कहता है कि ठीक है वो उसके पास आ सकता है, पर शुरू में वो दोनों बस दोस्त रहेंगे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर जेस्पर कहता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। अरे बाप रे ये क्या चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि वो सभी एक हिडन डंजन के पास पहुंचते हैं जिसके बारे में उन्हें जेस्पर नहीं बताया था। यहाँ पर यूरी थोड़ा परेशान दिख रही थी, पर एन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी छोटी बहन से उसको मिला कर रहेगा। इसके बाद एन डंजन के अंदर चला जाता है, लेकिन सामने रास्ता बंद था, पर उसकी आंख से उर्सुला बताती है कि सामने रास्ता बंद नहीं है क्योंकि उस दीवार में टेलीपोर्टेशन स्पेल है। फिर जैसे ही एन उस दीवार को छूता है वो अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और ये किसी नॉर्मल डंजन जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी उन्हें यूरी की सिस्टर पीना की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर यूरी बाहर आ जाती है और एन को बताती है, अरे पीना तो उसकी छोटी शरारती बहन है। पीना उसे बताती है कि वो उस डंजन के एंड में मिलेगी और उसे चैलेंज भी करती है कि सारी चीजें क्लियर करके वो उस तक पहुँच के दिखाए। तो एन उससे कहता है, अरे वाह, तुम्हारी बहन इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है तो तुम उन्हें सीधा अपने पास टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर देती? पर पीना कहती है, देखो मैं ऐसा नहीं कर सकती और इसीलिए तुम्हें मेरे पास चलकर ही आना होगा। जिसके बाद पीना बताती है कि इस डंजन को उसने बनाया है और यहाँ पर चारों तरफ खतरनाक ट्रैप्स और खतरनाक मॉन्स्टर भरे हुए हैं, तो उनका रास्ता आसान नहीं होने वाला है। तो इसके जवाब में यूरी कहती है कि वो उस तक पहुँच कर रहेगी, पर यहाँ पर पीना को लगता है कि सारी मेहनत तो उसका बॉयफ्रेंड करने वाला है, जो सुनकर तो यूरी शर्मा जाती है। एन यूरी से कहता है कि वो उसकी आंख के अंदर छुप जाए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ कैसा खतरा हो सकता है। पर यहाँ पर पीना कहती है कि वो बस कूल बनने की एक्टिंग कर रहा है और वो चाहकर भी इसे क्लियर कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे हिडन डंजन्स में से उसका डंजन सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी इधर हमारे एन भाई सब तो आगे बढ़ते जाते हैं और रास्ते में उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ने वाला था, लेकिन उर्सुला उसके बारे में उसे बता देती है तो वो बचकर आगे बढ़ जाता है। वहीं यह देखकर पीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता है कि उर्सुला उसे गाइड कर रही है। इसके बाद उर्सुला उसे गाइड करती है जिसकी मदद से वो कई तरह के ट्रैप से बच रहा होता है और यह सारी चीजें देखकर पीना को गुस्सा आ जाता है। यूरी उसे कहती है कि पीना को बचपन से चीजें एंटरटेनिंग बनाने में मजा आता है। एन कहता है, इसे तुम एंटरटेनिंग कह रही हो, इसमें किसी की जान भी जा सकती है। पर पीना कहती है कि अगर कोई ज्यादा खतरे में होता है तो वो उसे टेलीपोर्ट कर देती है और आज तक यहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई है। वो उसे बताती है कि कुछ पावरफुल मॉन्स्टर उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं तो उन्हें हार मान लेनी चाहिए, पर एन हार नहीं मानता है। तभी वहाँ पर एक एस रैंक का मॉन्स्टर आ जाता है जो अपनी स्लीप गैस से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे एन को कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर पीना हैरान हो जाती है। तो एन बताता है कि उसके पास कंप्लीट एलिमेंट रेजिस्टेंस है, यानी स्टेटस इफेक्ट उसके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाते हैं। यह सुनकर
बच्चों की तरफ पीना कहने लगती है, अरे यार ये तो अनफेयर है यार, मैं नहीं खेलूंगी इस गेम को, बैट लेके जा रही हूँ मैं तो। वहीं फिर आगे हम देखते हैं कि एन अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर को आधे में काट देता है और जब वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेस कर रहा था तभी वो एक और मॉन्स्टर के अटैक को सेंस करता है और उर्सुला उसे बताती है कि शेडो से कोई उसके ऊपर हमला कर रहा है, पर क्योंकि उसके पास स्टेल्थ स्किल है तो वो उसे नहीं देख पा रहा है। वही पीना तो यही देखकर हैरान थी कि एन फाइट के बीच में भी बड़े आराम से मजे से उससे बातें भी करते जा रहा है, जैसे कि वो फाइट आराम से लड़ रहा है बिल्कुल एकदम, और वो बेचारा मॉन्स्टर लगातार अटैक करे जा रहा है पर उसका उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। पीना उससे पूछती है कि उसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा है, तो इस पर एन उसे बताता है, देखो मेरे पास सरप्राइज अटैक नलिफिकेशन है, तो वो उसके ऊपर काम नहीं करते हैं और उसके ऊपर नॉर्मल अटैक भी काम नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास इमूवेबल फोर्ट्रेस स्किल है। ये सब सुनकर तो पीना को लगने लगता है और ये तो बहुत ही पावरफुल है और ये इनविजिबल है, पर फिर उसे ये भी याद आता है कि वो उसके एंड पर भी हमला नहीं कर पाएगा जब तक कि वो स्टेल्थ मोड में है। लेकिन उन वर्ल्ड ट्री देवी को शौक तो तब लगता है जब उर्सुला जल्द ही उनकी पोजीशन का पता लगा लेती है और एन अपनी ग्रेविटी प्रेस का यूज करके एक ही बार में उन्हें दबा देता है, जिसके बाद वो उनके स्किल्स को भी अप्रेजल कर लेता है। वही पीना तो उस पर भड़क रही थी क्योंकि वो एस रैंक मॉन्स्टर को भी बड़ी आसानी से मार रहा था, तो एन उसे शर्माते हुए बताता है, देखो ये सब कुछ यूरी के उसके साथ होने की वजह से है। अब ये सुनकर तो पीना यूरी पर भड़कने लगती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती है और खुद को साबित करने के लिए वो और भी ज्यादा ताकतवर एस रैंक मॉन्स्टर को भेजती है। लेकिन हमारे एन भाई साहब फिर से उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देते हैं, जिसके बाद उर्सुला उसके लिए उनकी एबिलिटीज को अप्रेस करती है और बेचारी पीना को लगने लगता है कि कहीं वो भी तो एक मॉन्स्टर नहीं है, तो एन कहता है, अरे नहीं नहीं, वो बस एक नॉर्मल एप्रेजर है। नॉर्मल एप्रेजर फिर भी इतने बड़े बड़े लोगों को हरा रहा है। यह सुनकर तो वो और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि इसमें नॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जोइड को देखते हैं जो कि उसी डंजन के अंदर है और वो अपनी सिचुएशन के लिए भी एन को ही ब्लेम कर रहा था। एन ने जब उसके असली नेचर के बारे में सभी को बता दिया तो सभी लोग उससे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे थे। जब उसने जोलेन से भी बात करने की कोशिश की तो वो भी उससे बात करने से मना कर देती है। तभी कुछ बंदे उसके पास आकर पूछते हैं कि क्या उसने सच में एन को पैरालाइज कर दिया था और वहाँ उसे मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके जवाब में जोइड उन्हें कहता है, अरे मैंने नहीं किया था, असल में पैरालाइज स्पेल तो जोलेन ने कास्ट किया था। लेकिन यहाँ पर जोलेन तो रोने की एक्टिंग करके सभी को कहने लगती है कि जोइड ने जबरदस्ती उससे ये सब करवाया था। अब ये सुनकर तो पूरा का पूरा बार उसके खिलाफ हो जाता है और उसे लात मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो उससे कहते हैं कि अब कोई भी उसके साथ दोबारा पार्टी नहीं बनाएगा। गुस्से में जोइड यहाँ से अब जाने लगता है और खुद को समझाता है कि कोई भी अगर उसकी पोजीशन में होता तो वो भी ऐसा ही करता। अगर एन उस दिन मर चुका होता तो ये सब कभी नहीं होता। अब अपनी रेपुटेशन को वापस लाने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी खतरनाक डंजन को क्लियर करने का। इसीलिए अब वो सी रैंक के मॉन्स्टर की हंट करने के लिए एक डंजन में चला जाता है। तभी किसी चीज से अचानक से डर कर वो भी उसी दीवार पर अपना हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो भी हिडन डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जोइड को लगता है कि यहाँ तो काफी पावरफुल मॉन्स्टर होंगे और अगर उसने किसी को हरा दिया तो सभी लोग उसकी फिर से इज्जत करने लगेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो एक ट्रैप के अंदर गिर जाता है, पर वक्त पर वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी उसे पीना की आवाज आती है जो उससे कहती है कि इस डंजन में मौत नहीं हो सकती है, तो वो चाहे जितनी मर्जी बार इसे चैलेंज कर सकता है। जिसके बाद वो बार बार डंजन के अंदर जाता रहता है और हर बार किसी न किसी ट्रैप में फंसकर जैसे ही वो मरने वाला होता है वो बाहर आ जाता है। कई बार ऐसे ही बाहर आने के बाद उसे अंदर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल दिखता है जिससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर इससे पहले कि उसे कुछ पता चल पाता वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वहीं का वहीं घायल कर देता है। पीना उससे कहती है कि देखो अगर वो हार मानता है तो वो उसे डंजन के बाहर टेलीपोर्ट कर देगी। लेकिन जोइड यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है कि तभी एक वक्त पर वहाँ एन आ जाता है। आते ही वो उसकी गर्दन काट देता है और जोइड को बचा लेता है। अब जोइड अपने सेवियर का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो एन है तो उसका ग्रेटिट्यूड गुस्से में बदल जाता है। तभी एन पीना से कहता है
कि वो इसको वापस से टेलीपोर्ट कर दे, क्योंकि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके लिए वो मान भी जाती है, पर भेजने से पहले वो वर्ल्ड ट्री ड्रॉप से उसे हील कर देता है। ज़ोइड ये सब देखकर उसके ऊपर भड़कने ही वाला था, लेकिन तभी एन उसे बेहोश कर देता है और फिर वो वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद वो लोग बॉस रूम के पास पहुंच जाते हैं। पीना कहती है कि जब तक वो बॉस को नहीं हराते हैं तब तक वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो एन पूछता है कि अगर बॉस को हरा दिया तो डंजन क्या क्लोज हो जाएगा, पर पीना कहती है कि जब तक इनकी कोर जिंदा है डंजन बंद नहीं होने वाला। फिर जब वो बॉस रूम के अंदर जाते हैं तो एरिया बिल्कुल ओपन वर्ल्ड जैसा लग रहा था। तभी जमीन वहाँ पर हिलने लगती है और वो स्काई जंप करके ऊपर पहुँच जाता है। तभी पीना बताती है कि जमीन ही बॉस है और थोड़ी देर में जमीन में से एक ह्यूज टर्टल बाहर निकलता है। उसका साइज देखकर तो एन भी डर जाता है और फिर वो फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन टर्टल को कुछ भी नहीं होता है। उर्सुला वहाँ पर माना फील करती है और कहती है कि फोकस रखो। मॉन्स्टर वाटर बॉल से अटैक करता है। एन उसकी शील्ड स्किल से अटैक वापस करता है, फिर भी टर्टल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि अटैक्स टर्टल पर लग ही नहीं रहे थे। वो डायरेक्टली टर्टल के पास जाता है। उर्सुला उसे कहती कि हट जा, पर वो नहीं हिलता है। टर्टल उसके ऊपर पैर रखता है पर उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर वो डिस्पेल करता है और इल्यूजन तोड़ देता है। हम देखते हैं कि इल्यूजन टूटने के बाद असली बॉस तो एक छोटा सा क्यूट सा टर्टल होता है। एन उसे उठाता है और उर्सुला बताती है कि ये जरूर कोई डिवाइन स्पिरिट है। तभी एन उसे एप्रेस करता है और पता चलता है अरे ये तो जम्बू का बेबी है, जो क्रिएशन के डिवाइन बीस्ट में से एक है। तभी एन पीना से पूछता है कि क्या उसे मारना जरूरी है, तो पीना कहती है हाँ बिल्कुल जरूरी है। देखो जब तक बॉस हारा नहीं डंजन क्लियर नहीं होगा। एन उसको दिखाता है देखो ये कितना प्यारा है यार, इसको कैसे मार सकते हैं। तो फिर पीना भी मान जाती है और फिर सब वर्ल्ड ट्री के चेम्बर में जाते हैं। पीना और यूरी वहाँ पर मिलती है और यूरी कहती है कि यह वही लड़का है ना जो मुझे बुली कर रहा था, पर यूरी बताती है कि एन एक इंसान है। तो पीना मजाक में कहती है लगता है इन दोनों का कुछ लव सीन चल रहा है। तो यूरी तो शर्मा जाती है। तभी पीना उन लोगों से कहती है कि वो भी साथ चलना चाहती है उन लोगों के और अपना स्पिरिट कोड वो देने के लिए रेडी है। तो सब मान जाते हैं, लेकिन तभी टर्टल ग्लो करता है और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो बताती है कि उसका नाम कुरोहिमे है। वो पीना की गार्डियन है और डिवाइन बीस्ट गयाबू की बेटी है। अर्सुला उसे देखते ही रेस्पेक्टफुल हो जाती है और माफी मांगती है। तभी कुरोहाइम एक सेज स्टोन उनको देती है और कहती है कि वो भी साथ में चलना चाहती है। उसकी जो बैरियर स्किल है वो काफी यूजफुल हो सकती है उन लोगों के लिए और इसीलिए सब लोग मान जाते हैं। तभी उर्सुला पीना की स्पिरिट कोर को और कुरोहाइम के स्टोन को एन की आर्टिफिशियल आई में बदल देती है। वहीं बाहर ज़ोइड को होश आता है और उसे यकीन नहीं होता कि पहले जो लड़का उसके लिए कचरा उठाता था वो अब इतना पावरफुल बन गया है। बाद में एन एडवेंचरर गिल्ड में जाता है पर काफी नर्वस होता है। तो जेस्पर उससे कहता है अरे फिक्र मत कर, सब तुझे रिच मर्चेंट समझते हैं। रिसेप्शनिस्ट एन का कार्ड देखती है और उसे फ्रॉड समझती है क्योंकि वो एफ रैंक का एडवेंचरर होता है। वहाँ पर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, पर एन अपने स्टोरेज से मॉन्स्टर्स के पार्ट्स निकालता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, इतने खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर को मार रखा है। पर कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि वो सब भी फेक है या फिर चोरी किया हुआ है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर मगन आती हैं। रिसेप्शनिस्ट पार्ट टेस्ट करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारे पार्ट्स बिल्कुल रियल हैं। तभी मगन कहती हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ बर्थ से ही डिसाइड होती है, पर जो लोग लिमिट्स को तोड़ते हैं वो उसे काफी पसंद है। तभी रिसेप्शनिस्ट भी माफी मांगती है और एन को अब लगता है कि हाँ यहाँ पर आना वर्थ इट था। फिर वहाँ पर सब लोग उससे हिडन डंजन के बारे में पूछने लगते हैं तो एन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर वो रात को हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहा होता है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और जब उसको सिचुएशन समझ में आती है तो वो शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर पीना भी आ जाती है और कहती है कि क्या डर्टी डर्टी थॉट से चल रहे थे। तो एन तो यहाँ पर अपनी मासूमियत प्रूव करने के चक्कर में गलती से उसे घूर लेता है। तभी अर्सला आती है और ऑलमोस्ट मार ही देती है। बाद में कुरोहाइम उसे थैंक्स कहती है। सब लोग बहुत खुश दिख रहे होते हैं, स्पेशली पीना। वहाँ पर कुरो बताती है कि उसने ही पीना का कोर बनाया था, मतलब वो उसकी पेरेंट है और ऐसे और 6 स्पिरिट्स कोर हैं, मतलब पीना की 6 और गार्डियन सिस्टर्स हैं।
अगले दिन एन जेस्पर से मिलता है और वहाँ पर मगन भी होती है। वो वहाँ पर एक एस रैंक का क्वेस्ट ऑफर करती है। एक लेजेंडरी ड्रैगन डीमन लॉर्ड ने समन किया था और वो वापस आ गया है और मर्चेंट्स पर लगातार अटैक कर रहा है। एन इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और डेजर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वो मॉन्स्टर बेहेमोथ आखिरी बार इधर ही किधर देखा गया था। उर्सुला अपनी अप्रेजल से उसकी लोकेशन का पता लगाती है। यहाँ पर वो एन को वार्न भी करती है कि वो ड्रैगन मैजिकल अटैक्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है और वो बहुत दूर से पावरफुल अटैक भी कर सकता है। एन यहाँ पर समझ जाता है कि उसे मैजिक से नहीं बल्कि अपनी तलवार से लड़ना होगा, पर वो ड्रैगन फिलहाल तो सो रहा था, तो वो एक पावरफुल फायर मैजिक का यूज करके वहाँ जमीन में एक बड़ा सा छेद कर देता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन को जमीन से बाहर आना ही पड़ता है। बाहर आने के बाद ड्रैगन पूछता है कि कौन है वो जो मुझे चैलेंज कर रहा है, जिस पर एन जवाब देता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो तुम्हें खत्म करने आया है। यह सुनकर तो वो ड्रैगन हंसने लगता है। तेरे जैसा पिद्दी सा ह्यूमन मुझे हराने की बात कर रहा है, हा 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 हा। तो एन कहता है क्या हे कर रहा है, वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि डीमन लॉर्ड भी कोई ज्यादा पावरफुल होगा। यह सुनकर तो ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो कई सारी एयर बुलेट से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके सारे अटैक को डोज कर लेता है और उसके पास जाकर उसका एक हाथ भी काट डालता है। यह देखकर वो ड्रैगन सोचता है अरे ये एन तो सच में उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। फिर से वो जमीन के अंदर चला जाता है और वो अंदर ऐसे तैर रहा था जैसे कि पानी में तैर रहा हो, और अब एन को समझ नहीं आता है कि अगला अटैक कहाँ से होगा। तभी वो ड्रैगन जमीन के अंदर से बाहर आता है और वो सीधा एन के नीचे से आता है। बाहर आते से वो एन को पूरी तरीके से खा जाता है, लेकिन एन उसके मुंह के अंदर से ही अटैक करता है और उस अटैक के वजह से उसके पूरे जिस्म के थोड़े से चीथड़े उड़ जाते हैं। हारने के बाद वो ड्रैगन उससे पूछता है कि उसने ये सब कैसे किया, तो एन बताता है कि लड़ाई के वक्त ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी सिर्फ बाहर की बॉडी ही मैजिक से इम्यून है, तो जब तुम मुझे खाने की कोशिश कर रहे थे तभी मैंने एक मैजिक स्पेल एक्टिवेट कर दिया था। ड्रैगन उससे पूछता है कि वो खुद कैसे बचा इतने पावरफुल अटैक से, तो एन कहता है कि मैंने बस अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जिसकी वजह से उस धमाके का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतना खतरनाक अटैक होने के कारण वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है और उर्सुला एन से कहती है कि जल्दी से वो उसकी एबिलिटीज को अप्रेस करे। इन सब घटनाओं के बाद एन को रॉयल पैलेस में बुलाया जाता है, जहां वहां की प्रिंसेस उसे ग्रीट करने बाहर भी आती है। वो उससे माफी मांगती है कि उसकी दूसरी बीवी होने के बावजूद भी वो उसे ज्यादा मिल नहीं पाती है। तो एन कहता है हमारी शादी कब हुई, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है और कहती है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं। उसके फादर को देखकर एन तो एकदम डर ही जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तभी फादर कहते हैं कि मेघन ने मुझे बताया कि तुमने बेहेमोथ को हराया है, इसके लिए मैं किंग के तौर पर तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। मगर एन कहता है अरे मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। तो उसके पिताजी कहते हैं अरे सिर्फ बेहेमोथ के लिए नहीं, प्रिंसेस ने मुझे बताया कि तुमने एक बार उसकी जान भी बचाई थी और उसका पिता होने के तौर पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। तो एन कहता है कि अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो उर्सुला का कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं इतना पावरफुल बना हूँ। जिसके बाद किंग उसका भी शुक्रिया अदा करता है, जिसकी वजह से वो शर्मा के मारे वो एन के पीछे छुप जाती है। प्रिंसेस जाने से पहले वो एन को एक रॉयल क्रेस्ट वाला वॉच देता है और इसकी मदद से वो पूरे किंगडम में बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता है। एन यहाँ पर जानता था कि यूरी की बहनों को ढूंढने में ये उसके बहुत काम आने वाला है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इधर पूरे किंगडम को पता चल जाता है कि बेहेमोथ को एन ने हराया है और इसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ोइड को देखते हैं, जिसकी रेपुटेशन नेगेटिव में जा चुकी थी और अब उसे भी वही ट्रीटमेंट मिल रहा था जो उसने एन को दिया था। लेकिन यहाँ पर ज़ोइड को इस बात की तकलीफ नहीं थी, इस बात से ज्यादा तकलीफ तो उसे इस बात की थी कि उसे अब हर जगह बस एन की तारीफ ही तारीफ सुनाई जा रही है, जबकि कुछ समय पहले ही वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। सब कुछ ठीक रहता अगर वो साला एन कमजोर ही रहता या कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। उसकी ऐसी सोच को सुनकर एक औरत उसके सामने आती है और वो खुद को एक ट्री स्पिरिट एकेना के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। अगले दिन एन काफी देर तक उठता ही नहीं है, जिसकी वजह से पीना और यूरी को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। पर पीना बताती है
कि उर्सुला ने कहा है कि वो बस थकान की वजह से सो रहा है, लेकिन फिर भी यूरी की टेंशन तो खत्म नहीं होती है। तो पीना कहती है कि यूरी को एन के लिए कुछ डिलीशियस सा बनाना चाहिए, पर इसके लिए तो उन्हें बाहर से शॉपिंग करनी होगी। तो यूरी कहती है कि क्या एन के बिना उनका बाहर जाना सेफ रहेगा? तो उर्सुला कहती है, अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम भला खतरे में क्यों पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एन एक अंधेरी सी जगह पर फ्लोट कर रहा था और तभी उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। वो देखता है कि इतना बुरी तरीके से जलील होने के बावजूद भी वो हमेशा जोइड से हंसकर बात करता था। यहाँ तक कि जब जोइड उसे पैसे भी कम देता था तब भी वो हंसता हुआ उसका शुक्रिया अदा करता था। जोइड कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने भी पैसे मिल रहे हैं। तुम जैसा अप्रेजर तो एक फूटी कोड़ी लेने के लायक भी नहीं है। ये सारी चीजें देखकर एन को गुस्सा आने लगता है और वो देखता है कि अगर यूरी ने उसकी मदद ना की होती ना तो उसकी दुनिया फिर ऐसी बन जाती है। ये बहुत सिंपल है, तुम बस लकी हो। ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपने बलबूते पर पावरफुल बने हो। तुम्हारे जैसा लूजर जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हमेशा लूजर ही रहेगा। तुम अपना असली चेहरा कभी नहीं बदल सकते। तभी उसकी एकदम से आंखें खुल जाती हैं और उर्सुला उसे बताती है कि थकान की वजह से वो कब से यहीं पर सो रहा है और यूरी और पीना मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं। तो एन उनसे पूछता है कि क्या ये सेफ रहेगा? तो वो कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उनकी लोकेशन को लाइव ट्रैक कर रखी है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी एन कहता है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया, तुमसे और यूरी से मिलने की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। पर अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं किसी हेल बाउंड के पेट में होता और ये सब कुछ तो मेरी अच्छी किस्मत है। यहाँ तक सिर्फ मैं तुम्हारी ताकतों की वजह से ही पहुँचा हूँ, अपने बलबूते पर नहीं। तुम सबके बिना तो मैं अभी भी वही यूजलेस ट्रेश हूँ, जैसा कि जोइड कहा करता था। जिसके बाद हम जोइड और एकेना को देखते हैं जहाँ पर वो कहती हैं कि अप्रेजर से बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसकी ताकत इसीलिए बड़ी है क्योंकि उसके पास स्पिरिट आई है। जिस पर जोइड कहता है, वाह मुझे अच्छे से पता था उस जैसा गंदा नाली का कीड़ा अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता है। तभी एकेना कहती है, तो क्या तुम्हें भी स्पिरिट आई चाहिए? ऑब्वियसली वो तो बदला लेना चाहता था, तो वो जल्दी से उससे स्पिरिट आई मांगने लगता है। एकेना स्पिरिट आई बाहर निकालती है, लेकिन जैसी आंखें हमने अब तक देखी थी वो उससे काफी अलग दिख रही होती हैं और हम देखते हैं कि वो चीज वो उसकी आंखों की जगह उसके माथे पर लगा देती है और उस आई की वजह से जोइड की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो ये सारी चीजें देखकर एरेना स्माइल कर रही थी और उसे देखकर तो ये पता चल रहा था कि असल में उसका प्लान कुछ और ही लगता है। जिसके बाद वो जोइड से कहते हैं कि वो जाकर अपना बदला ले सकता है। वही मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे लग रहा था कि इतनी पावरफुल बॉडी होने के बाद भी उसकी बॉडी पंख जितनी लाइट हो चुकी है। हम देखते हैं कि उसकी स्पीड भी अब काफी ज्यादा हो चुकी होती है। तभी उसे उसके सामने जोलेन दिखती है जिसके साथ एक बंदा भी खड़ा था। जोइड वहाँ पर जाते ही उस बंदे के सर को खा जाता है। देख लो भैया देख लो, जलन मच रही है, भले कुछ भी हो जाए, अपनी बंदी को कोई देखता है या अपनी बंदी के साथ कोई आता है तो जलन तो होती है भैया। और फिर वो जोलेन से कहता है, क्या हुआ जोलेन, अब तो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। उसकी आवाज सुन के जोलेन पहचान जाती है कि वो जोइड है। वो उसे कहती है कि तुम्हें इतना भी जलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो उसके साथ इसलिए बाहर आई थी क्योंकि उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। और फिर वो अपनी सारी हरकतों के लिए जोइड से माफी भी मांगती है और कहती है कि वो गिल्ड को बता देगी कि पैरालाइज यूज करने का आइडिया उसी का था। लेकिन जोइड यहाँ पर उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसका सर भी खा जाता है। गजब का पागल आदमी यार ये। वहीं दूसरी तरफ हम यूरी और पीना को देखते हैं और यूरी यहाँ पर याद करती है कि वो हमेशा किसी की प्रोटेक्शन के अंदर नहीं रहना चाहती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो देखती है कि लोग मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं और इस भगदड़ में एक बच्चा भी घायल हो जाता है। तो यूरी उसके पास जाकर वो ट्री ड्रॉप से उसको हील कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग घायल पड़े हुए थे, तो वो वहाँ जाने से पहले उन सभी को भी हील कर देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एकेना जोइड से कहती है कि अब उसे इन छोटे मोटे कीड़ों को छोड़कर स्पिरिट्स को ढूंढना चाहिए। एक बार वो स्पिरिट्स को मार देगा
तो एप्रेजर के पास कोई भी ताकत नहीं बचेगी और फिर वो उससे अपना बदला आसानी से ले पाएगा। इधर यूरी सभी इंजर्ड लोगों को हील कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोइड आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो तो टाइम रहते पीना बैरियर मैजिक का यूज करके उसे बचा लेती है। तो जोइड उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है और वो दोनों मौका देखकर यहाँ से भाग जाती हैं। तभी एकेना जोइड को बताती है कि उसके पास एंटी स्पिरिट्स पावर है, जिसका यूज करके वो इस बैरियर को आसानी से तोड़ सकता है। जिसके बाद जोइड बिल्कुल ऐसा ही करता है और एक छलांग में सीधा उनके सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर पीना फिर से अपने बैरियर का यूज करती है, लेकिन अब जोइड को वो मैजिक यूज करना आ गया था और वो उसके सामने अब नहीं टिक पाती है। पीना को यकीन नहीं होता कि उसने उसके बैरियर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। अब वो डर के मारे उठ भी नहीं पा रही होती है। तभी उसके सामने यूरी आ जाती है और कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए। तभी जोइड उसे पकड़कर अपने हाथों से दबाने लगता है और कहता है कि उस जैसे नालायक को अपनी पावर देकर तूने बहुत बड़ी गलती करी और अब उसकी वजह से तू मरने वाली है। पर जैसे वो पीना पर अटैक करता है, एन वहाँ पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। अरे बाबू, तो इसको कैसे मारेगा जब तक कि एन यहाँ पर है। उसे देखकर यूरी रोने लगती है और कहती है कि उसे पता था कि वो जरूर आएगा। हम देखते हैं कि वो इतनी दर्द में थी, फिर भी अपनी बहन को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर वो सबको कहता है कि उसकी आंखों में देखे और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। मगर एन को यहाँ पर क्लियर विजुअल्स नहीं दिख रहे थे। तो उर्सुला बोलती है कि ये कॉन्सिलमेंट स्पेल है, लेकिन इतना एडवांस है कि स्पिरिट गॉड आई को भी ये धोखा दे सकता है। उसके बाद तो उन दोनों की खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। जोइड यहाँ पर अटैक करता है और एन भी अपनी तलवार से उसका अटैक पेरी करता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जोइड जल्दी से खुद को संभाल लेता है और एन भी अपने आप को बचाने के लिए बैरियर डालता है, लेकिन वो बैरियर जोइड के सामने कुछ भी नहीं थे। वो उनको बड़ी आसानी से तोड़ देता है। एन को यकीन नहीं होता कि स्पिरिट बैरियर इतनी आसानी से तोड़ दिया। एकेना बोलती है कि लो लेवल स्पिरिट बैरियर एंटी स्पिरिट आर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं है और आज एन मरने वाला है। तभी जोइड एन से कहता है, क्या बस तू इतना ही कर सकता है कचरा सेठ? ये सुनकर एन पूछता है, तुझे वो नाम कैसे पता? एक सेकेंड, मैं आवाज पहचान गया हूँ। तभी जोइड बोलता है कि रिपेयर रिथ की ब्लीचिंग की वजह से अब वो इवॉल्व हो गया है। तभी वो एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और उसका अगला अटैक तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। हम देखते हैं कि एन अब सीधा लड़ने के बजाय वहाँ से भाग ही रहा होता है, क्योंकि वो तो अभी भी इंसान ही था। जोइड बोलता है, तू अपनी पावर अपने लिए क्यों नहीं यूज कर रहा है? वो तुझे उल्लू समझता था और उस लड़की ने भी तुझे धोखा दिया, तो ये सब तो होना ही था। देख भाई, तू जितना चाहे संत बनने का नाटक कर ले, लेकिन तू भी है तो मेरे ही जैसा। तुझे भी बदला लेना है ना? तो एन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना है। तो जोइड बोलता है, क्या तू सच में नहीं चाहता? तेरी क्लास की वजह से सबने तेरा मजाक बनाया, सब तुझे कचरा सेठ कहकर बुलाते थे। देख भाई, मान ले असल में तू भी मेरे जैसा ही है। अब इन सब बातों से एन कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी यूरी बाहर आती है और कहती है कि एन, तुम बहुत काइंड और स्ट्रोंग हो, तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और उर्सुला भी उसे बोलती है कि वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि दिल से भी बहुत स्ट्रोंग है। उसने कभी किसी कमजोर को चोट नहीं पहुंचाई, हमेशा लोगों की मदद की है। ये सब तुम्हारी खुद की क्वालिटीज हैं, ये सब यूरी ने तुम्हें नहीं दी है। यूरी भी बोलती है कि वो अपनी फैमिली से सिर्फ एन की वजह से ही मिल पाई है। अब एन तो ये सारी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो रोता हुआ पूछते हैं, वाह वाह, अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ। क्या वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है? तो दोनों लड़कियां हाँ में जवाब देती हैं, जिस पर फिर जोइड कहता है कि तुम लोग अपनी भाषण कितनी देर तक और दोगे? अब मान भी जाओ कि तुम भी मेरे जैसे ही लूजर हो। तो इस पर एन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी पावर मेरी नहीं है, लेकिन यूरी और सब लोग मुझ पर यकीन करते हैं, तो मैं उनके लिए वैसा इंसान जरूर बनूंगा जैसा वो मुझे देखना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से हैवी मैजिकल एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर जोइड भी शॉक हो जाता है। उर्सुला बोलती है कि अब वो एक प्रॉपर गार्डियन बन चुका है और अब क्योंकि वो अपनी पावर को एक्सेप्ट करता है, अब वो 100% स्पिरिट की पावर को यूज कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि जोइड उस पर अटैक करता है और एन भी उसके बदले में अटैक करके उसे सीधा जमीन पर दे मारता है। आगे फिर जब एन जोइड की तरफ बढ़ता है
तो उसके चेहरे पर तरस जैसा एक्सप्रेशन होता है कि उसको उस पर तरस आ रहा हो, और ये बात ज़ोइड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए वो फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार एन बैरियर बना के उसके एंटी स्पिरिट्स अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। ज़ोइड को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उर्सुला बोलती है कि जो पावर उसे मिला है वो ब्लेस्ड है। अब तो ज़ोइड उसके 10% के सामने भी कुछ भी नहीं है। यह सुनकर ज़ोइड अपने स्पिरिट्स को बुलाता है और वो और ज्यादा पावर मांगता है। एकेना उसे और पावरफुल बना देती है, लेकिन यहाँ पर एन अब थक चुका था, इसीलिए अब वो फाइट को खत्म करने के लिए अपने नेक्स्ट अटैक को चार्ज करता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ोइड तो अटैक करता है, लेकिन एन का अटैक उसे पूरी तरीके से फिनिश कर देता है। इस अटैक के बाद ज़ोइड तो जमीन पर पड़ा होता है और एन उसके सामने वापस से हाथ बढ़ाता है। ज़ोइड पूछता है कि हर बार वो उसकी मदद क्यों करता रहता है, जिस पर एन कहता है कि क्या किसी की मदद करने के लिए कोई रीजन चाहिए। तो इस पर ज़ोइड बोलता है कि बस इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है तू, फिर भी ग्रेट बनने का ड्रामा करता है। जिस पर एन कहता है कि कमजोर होने का ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों की हेल्प ना करो। अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और अगर मैं बदल सकता हूँ तो तू भी खुद को बदल सकता है। ज़ोइड उसका हाथ पकड़ लेता है और सब कुछ शांत होने के बाद गार्ड्स ज़ोइड को वहाँ से ले जाते हैं। आगे फिर ज़ोइड सोचता है कि किसी ने उसके कमजोर दिल का फायदा उठाकर उसको स्पिरिट्स पावर दी, लेकिन वो कौन था और क्यों किया उसने ऐसा। तभी रात को एकेना आती है और पता चलता है कि ये सब उसने सिर्फ एन का बैटल डाटा कलेक्ट करने के लिए किया था। सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। बस एक चीज छूटी थी कि ज़ोइड अभी तक जिंदा है, लेकिन उसकी डीमन बनने की यादें सील कर दी गई हैं और वो ये सब डीमन लॉर्ड को वापस से जिंदा करने के लिए कर रही है। एन मस्ती से चिल कर रहा होता है और यूरी उसके पास आकर कहती है कि उसे किस करना है, तो एन तो एकदम शौकी हो जाता है। तो यूरी कहती है, अरे ये एक रिचुअल है जिससे गार्डियन और स्पिरिट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तभी वहाँ पर उर्सुला भी आ जाती है और कहती है कि हाँ ये सही कह रही है, जब तक कि तुम उसे किस नहीं करोगे तुम्हारा माना स्टेबल नहीं होगा और यूरी पर फिर बहुत ज्यादा प्रेशर भी पड़ेगा। ये सुनकर फिर एन डिसाइड करता है कि वो उसके हाथ पर किस करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर पीना और क्योर भी आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तो फिर उर्सुला उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर उनके जाते ही यूरी किस करने के लिए आती है और एन ने तो सोच रखा था कि मैं हाथ पर ही किस करूंगा, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और किस उसके माथे पर लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। किस के बाद यूरी अजीब आवाजें निकालती है, अरे ये क्या कर रहे हो, लोग गलत समझेंगे। दूसरी तरफ एकेना नए बंदे से मिलती है। वो कहती है कि वो डीमन किंग का ऑर्डर लेकर आई है और उसे एन को मारना है। तो वो बंदा कहता है, तो मैं क्यों जाऊं इस छोटे से मच्छर को मारने के लिए। मगर जब वो स्वीट टोन में रिक्वेस्ट करती है तो फिर वो मान जाता है। वो एक पोर्टल ओपन करता है और ह्यूमन दुनिया में एंटर करता है। वो फुल स्पीड में एन की तरफ बढ़ता है और वो सोचता है कि मेरी स्पेशल एबिलिटी की वजह से मैं बहुत फास्ट हूँ, कोई मेरी स्पीड देख तक नहीं सकता है। वो एन के सामने आकर बोलता है, हेलो, मेरा नाम फेल्को है, 5th रैंकिंग डीमन, मैं तुझे यहाँ पर मारने आया हूँ। एन कहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा धीरे बोलो, रात तो होने दो। यह सुन के फेल्को गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन एन उसे एक ऐसा खतरनाक थप्पड़ जड़ता है कि वो उड़कर दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर एन फेल्को के पास जाता है और अटैक करके उसे हरा देता है। अगली सुबह एन और यूरी कैसल में जाते हैं। क्लोडिया उसे वहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है। तो एन कहता है कि उसे ना फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है कुछ पता लगाने। तो क्लोडिया उसे गेट तक ले जाती है, पर उसके आगे जाने की परमिशन उसके पास नहीं होती है। किंग की परमिशन है पर लाइब्रेरियन की नहीं। तो खुद अंदर जाकर देख ले, पता चल जाएगा। एन जब अंदर जाता है तो यूरी एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है। उर्सुला भी वहाँ से बाहर आ जाती है। क्या तुम दोनों टेलीपोर्ट नहीं कर सकते? तो उर्सुला बोलती है कि वो ट्राई तो कर रही है पर ये बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिर इसीलिए एन डिसाइड करता है तो ठीक है, वो अकेले ही आगे जाएगा। वो अंदर जाकर लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जिसका साइज बहुत ही बड़ा था। तभी उसे लगता है कि कोई गिर रहा है और वो जल्दी से जाकर उस लड़की को बचा लेता है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम एलिरा है और कहती है कि वो इस जगह की लाइब्रेरियन है। एन बताता है तो एन बोलता है कि वो हिडन डंजन की इन्फो ढूंढने आया है। तो एलिरा उससे पूछती है क्यों, जिस पर वो कहता है
कि मैं अपनी दोस्त को उससे परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर एलिरा उसे एक किताब देती है जिसमें हिडन डंजन की डिटेल्स होती है। एन कहता है थैंक्स एलिरा। तभी वो पूछती है वैसे यूरी कैसी है, जिस पर एन पूछता है तुम्हें यूरी के बारे में कैसे पता है। तो वो बताती है कि तुम्हारी आंखों में उसका स्पिरिट कोर है और मैं ये देख सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक ट्री की स्पिरिट हूँ। फिर एन उस किताब के इन्फो के बेसिस पे डंजन की जगह पहुंचता है, पर वहां पर तो कुछ भी नहीं होता है। फिर वो सोचता है लगता है एलिरा से वापस से बात करनी होगी। वो कहता है कि मैं तुम्हें उससे मिलवा तो नहीं पाया पर जरूर मिलवाऊंगा। तभी वहाँ पर आकाहाने आ जाती हैं, जो कि एलिरा की गार्डियन और मदर फिगर हैं। वो कहती हैं तुमने एन को गलत किताब क्यों दे दी, क्या तुम यूरी से मिलना नहीं चाहती। वो कहती हैं मुझे बाहर जाने से डर लगता है, मैं किसी से लड़ भी नहीं सकती, मैं सिर्फ मेरी स्किल से लोगों पर नजर रख सकती हूँ, मुझे इंसानों से नफरत है, उन्होंने हमारी बड़ी बहन एग्ना को मार दिया था, मैं उनके बीच बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। फिर आकाहाने कहती है पर एन उन जैसा नहीं है, क्या तुम्हें अब भी उस पर भरोसा नहीं है। उधर जब एन को पता चलता है कि एलिरा भी एक स्पिरिट है, तभी आकाहाने उसके सामने आकर अपना इंट्रो देती है। तो एन एलिरा से पूछता है क्या वो यूरी और पीना से मिलना चाहेगी। तो आकाहाने बताती है कि ये लाइब्रेरी कैसल के अंदर नहीं बल्कि एक हिडन डंजन के अंदर है और ये एक डोर से कैसल से कनेक्ट है और उस डोर से सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास किंग और एलिरा की परमिशन हो। अगर ऐसा हुआ कि यूरी या फिर एलिरा इस डोर को पार कर गए तो ये बैरियर टूट जाएगा। आगे आकाहाने कहती हैं कि अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें उस डंजन में जाना होगा जिसमें ये लाइब्रेरी है। तभी एन एलिरा से पूछता है कि क्या तुम यूरी और उर्सुला से मिलना चाहती हो। यहाँ पर एलिरा चुप रहती है। वो सोचता है अरे मैं भी क्या ये बेकार का सवाल पूछ रहा हूँ, ऑब्वियस है कि तुम मिलना चाहती हो पर तुम्हें डर लग रहा है। देखो मैं भी पहले ऐसा ही था पर दोस्तों की मदद से आगे बढ़ पाया, अगर तुम भी आगे बढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी एलिरा कहती है कि किसी अननोन पर्सन पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कहता है मुझे पता है पर मैं जरूर हिडन डंजन तक पहुंचूंगा और फिर हम जरूर मिलेंगे। बाद में जब एन वापस आता है तो एलिरा कहती है कि हाँ उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो उसके साथ बाहर की दुनिया देखना चाहती है। आगे फिर आकाहाने एलिरा का स्पिरिट कोर उसे दे देती है। एन उसे उठा के ले जाने लगता है। क्योंकि आकाहाने टेलीपोर्टेशन यूज नहीं कर सकती तो वो अपना एक क्लोन उनके साथ भेज देती है। आगे इन्हें जितने भी मॉन्स्टर मिलते हैं एन उन्हें इजीली हरा देता है और बॉस थोड़ा टफ होता है पर वो उसको भी खत्म कर देता है। फिर वो लोग एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां एलिरा थोड़ी सी सैड दिख रही होती है। सैड इसलिए क्योंकि अब तुम उसे उठाकर नहीं ले जाओगे। तो एन कहता है अरे जब तक तुम कहोगी तब तक तुम्हें उठा लूंगा मेरी जान। यह सुनकर एलिरा थोड़ा सा ब्लश करने लग जाती है। जिसका हमेशा से सड़ा हुआ चेहरा होता था अब वो अचानक से खिल उठती है। लेकिन एलिरा को ये फ्लर्टी मूड पसंद नहीं आता है और वो उसे एक पंच करने लगती है। आगे फिर एलिरा अपनी दोनों बहनें से मिलती है। आकाहाने और उर्सुला दोनों गार्डियन भी मिलते हैं। तभी वहाँ पर उर्सुला तो नर्वस होकर स्क्वायर बन जाती है। यहाँ पर यूरी एन को हक करती है और थैंक्स भी बोलती है कि उसने उसकी बहन से उसको मिलवा दिया। तभी पीना देखती है कि एलिरा थोड़ा सा जेलस फील कर रही है तो वो भी एन को हक कर लेती है। तो एन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि ये मुझे कब से हक करने लग गई, ये सब अचानक से क्यों हो रहा है। तो पीना कहती है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अब इससे तो एलिरा और जेलस फील करती है और वो भी जाकर उसे हक कर लेती है और सब लोग उसे टीज करते हैं। उर्सुला कहती है बस करो, ऐसे उसे फोर्स तो मत करो। तब सभी चिल हो जाते हैं पर अब एन की मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि सब लड़कियां उसके आसपास होती हैं। आगे हम देखते हैं कि पीना तो उसकी गोदी में बैठ जाती है और उसे टीज करती है। अब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो उठकर जाने लगता है। तभी एलिरा उस पर गिर जाती है। गर्मी की वजह से वो वीक हो गई थी। वो कहती है कि वो हमेशा एन के साथ रहना चाहती है। आकाहाने और उर्सुला समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। आगे फिर आकाहाने अपना सेंट स्टोन उसे दे देती है जिससे वो उसकी पावर यूज कर सके। आगे फिर उर्सुला एलिरा का स्पिरिट स्टोन और आकाहाने का स्टोन उसकी आंखों में डाल देती है जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एलिरा एन की तरफ बढ़ती है पर गिर जाती है। आगे फिर हम देखते हैं कि जेस्पर और नेगन उनसे मिलने आते हैं। किंग ने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि क्या तुम डीमन रेस के बारे में जानते हो। पहले एक हीरो ने डीमंस को भगा दिया था
पर अब वो लोग वापस दिख रहे हैं। देखो ये काम अब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो एन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी उर्सुला कहती है, अरे हमारे पास अपना मिशन है, तुम अनजान लोगों की मदद क्यों कर रहे हो? तो एन इस पर कहता है, जब मैं तुम्हारे पास आया था तब हम भी तो अनजान थे, मैं वही करना चाहता हूँ जो तुमने मेरे लिए किया। और इस पर सब लड़कियां उसके सपोर्ट में आ जाती हैं। तो उर्सुला भी मान जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटी सी लड़की के साथ में जा रहे होते हैं। वो कहती है, पापा मुझे भूख लगी है। तो पापा कहते हैं, बस थोड़ा सा दूर और बेटा। वो लड़की कहती है, क्या वो जगह जहाँ मम्मा गई थी वैसा ही है? तो पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा वैसा ही है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और तभी उनको ऑर्डर मिलता है, अपना अपना सर झुकाओ, लॉर्ड हाइड्रा आने वाले हैं। तभी वहाँ पर हाइड्रा आता है और एक आदमी कहता है कि बलि का वक्त आ गया है, जाओ बेटा। वो बच्ची खुश होती है, पापा सॉरी, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं जा पाऊंगी, आप प्रॉमिस करो कि रोओगे नहीं। फिर वो हाइड्रा के पास पहुंचती है, पर तभी उसका पिता उसे पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। पर तभी हाइड्रा की तरफ से बोलते हैं कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट था, हर महीने एक लड़की और मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा, पर तुमने उसे तोड़ दिया। और इतना बोलकर हाइड्रा फिर पॉइजन से सब पर अटैक कर देता है और सब वहाँ पर गिर जाते हैं। फिर वो लड़की को खाने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एन आ जाता है और अपने बैरियर से उसको रोक देता है। उसी वक्त यूरी भी सबको हील करने लगती है। हाइड्रा एकदम शोक में होता है। फिर आगे एन अपनी तलवार से हाइड्रा को टुकड़े टुकड़े कर देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही हीरो है जो फ्लेम ड्रैगन को हरा चुका है। सब लोग उसका शुक्रिया तो करते हैं पर कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ ना आना ही बेटर होता। ये सुनकर एन तो कंफ्यूज हो जाता है और सब फिर वहाँ से चले भी जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दो बच्चियां तो वापस आकर एन का शुक्रिया करके जाती है। आगे एन वहाँ के लॉर्ड से मिलने जाता है जिसका नाम निग होता है। एन निग से उस एरिया के डीमन के बारे में पूछता है। निग कहता है, डीमन? तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे एरिया में कोई भी डीमन नहीं है, जाके गिल्ड को रिपोर्ट दे दो, ये एरिया बिल्कुल सेफ है। तो इस पर एन कहता है, शायद लोगों ने मॉन्स्टर को गलती से डीमन समझ लिया होगा, आते वक्त मैंने एक हाइड्रा को मारा था। तो निक गुस्से में उससे बोलता है, हैं? ये तुमने क्या किया? उसी हाइड्रा ने तो गांव के लोगों को प्रोटेक्ट किया था। तो इस पर एन कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं उस बच्चे को मरने देता? तो निग कहता है, अरे अगर एक के मरने से सब बच जाते हैं तो इसमें गलत क्या हुआ? अब निग कहता है, देखो या तो तुम यहीं पर रुको वरना तुम्हारे जाते ही मॉन्स्टर हमला कर देंगे। एन सोचता है कि क्या उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन यूरी उसे समझाती है कि उसने बिल्कुल सही किया, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। जो तुम्हारे दिल को अच्छा लगे तुम वही करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निग मिरर के सामने होता है और शेडो से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो शेडो कहता है, फिक्र मत करो, हाइड्रा की जगह तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हें अपने एरिया को एन से भी बचाना होगा, क्योंकि ध्यान रखना कोई नॉर्मल इंसान एस रैंक के ड्रैगन को नहीं हरा सकता है। निग कहता है, अब हमें एन को मारना होगा। तो शेडो बोलता है, थोड़ा और वक्त, फिर तुम्हारा बॉडी मेरा होगा। वहीं दूसरी तरफ एन बॉर्डर पर होता है जहाँ की दीवारें टूटी होती हैं और वहाँ पर कोई सोल्जर ही नहीं होता है। लोग वहाँ पर एन से बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन एक आदमी जिसको एन ने हाइड्रा से बचाया था वो बोलता है कि हाइड्रा के जाते ही मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये सुनकर एन मैजिक से वहाँ पर हरा भरा कर देता है और बड़ी सी दीवार भी खड़ी कर देता है और ये सब देखकर लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी हंसता है और कहता है, ऐसा ही कुछ पिछले लॉर्ड ने भी कहा था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर लोग छुप रहे होते हैं और वहाँ पर लॉर्ड कहते हैं, अगर तुम लोगों ने हार मानी तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब से उस लॉर्ड का बेटा निग लॉर्ड बना है सब कुछ खराब हो गया। उसने हाइड्रा से कांटेक्ट किया, टैक्सेस बढ़ाए और डिफेंस बिल्कुल कम कर दिया। तभी एन उन सभी से कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए, एक भी मॉन्स्टर गांव तक नहीं पहुंचने दूंगा। वो बहुत ही पावरफुल अटैक करता है लेकिन मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फिर वो अपनी स्पीड स्लो करने वाली स्किल से उन्हें स्लो कर देता है और सबको हराता है। ग्रेविटी ब्रीथ से वो फिर से अटैक करता है। लोग दूर से देख रहे होते हैं और हैरान होते रहते हैं। उर्सुला कहती है
अगर तू ऐसे लड़ता रहा तो तू बेहोश हो जाएगा। तो फिर एन अपना अटैक मॉडिफाई करता है और रेंज को और बढ़ाता है। तभी उर्सुला उसे वार्न करती है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है। और फिर आखिरी में वो अपनी फुल पावर से जब अटैक करता है तो सब मॉन्स्टर हार जाते हैं। यूरी फटाक से उसे हील करती है और थोड़ी देर में वो होश में आता है। गांव वाले यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, उनमें जीने की वापस उम्मीद जाग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि अब हम और नहीं सहेंगे, हमें भी लड़ना होगा। यूरी और एन ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। यूरी कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। मुझे लगता है कि मैं तो तुम्हारे और करीब आती जा रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी गांव में निग आ जाता है। तो गांव वाले निग से कहते हैं कि हमें तुम्हारे जैसा लीडर नहीं चाहिए जो हमें ही कुर्बानी बना दे। तो निग चिल्लाता है, क्या तुम लोग अंधे हो? वो एक डीमन है। तो गांव वाले कहते हैं, अगर वो डीमन भी है तो कम से कम वो हमारे साथ तो है, अनलाइक तुम जो हमें ही सेक्रीफाइस कर देते हो। निग ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और शेडो से हेल्प मांगने लगता है। उसके हाथ में एक छोटा सा शीशा होता है जो एन एग्जामिन करना चाहता है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा लिखा होता है। वो शीशा कहता है कि इसे मत खोलो, लेकिन निग उसे खोल देता है। तो शेडो फिर निग को घेर लेता है और उसे अलग अलग जगह ले जाता है और कहता है, जो तुम्हारी नहीं सुनते उन्हें मार दो, जो तुम्हारी नहीं सुनते उन्हें मार दो। निग कहता है लेकिन ये गलत है। तो शेडो याद दिलाता है उसके बीमार बाप को। तभी हमें एक फ्लैशबैक में निग का पास्ट दिखाया जाता है। लोग उसके फादर को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो उनकी मदद खुद करते थे। निग तो काफी कमजोर था, इसलिए लोग उससे दूर ही रहते थे। लोग कहते थे कि वो उनका असली बेटा नहीं है। निग इस बात को लेकर काफी उदास रहता था। तभी उसकी मुलाकात शेडो से होती है। शेडो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिला हूँ, ये किसी को बताना मत, वरना हम भी तुम्हें छोड़ देंगे। निग इस बात का वादा करता है और फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ टाइम के बाद निग के फादर बीमार पड़ जाते हैं। तो शेडो कहता है कि एक दवाई है जो उन्हें ठीक कर देगी। निक शेडो की बात सुनकर अपने पिता की दवाई उनको देता है और पिताजी भी बोलते हैं कि हाँ वो ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो देखता है कि उनकी तबीयत तो और बिगड़ने लगी है। निग उन्हें रोज दवाई देता रहता है और ऐसे ही एक दिन वो मर जाते हैं। आगे फिर निग गिल्ड में चला जाता है तो वहाँ पर शेडो कहता है कि तुमने अपने हाथों से अपने बाप को मारा। निग कहता है उसने तो किताब में पढ़ा था कि दवाई असली में जहर थी। और शेडो कहता है कि जो भी बातें उसने एन के बारे में बोली थी वो सब भी झूठ था। वो एन नहीं बल्कि मैं खुद एक डीमन था। मैंने तुम्हारे डैड को भी फंसाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो तो समझदार निकले, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत इजी था। और अब सोचो जरा, तुमने खुद अपने फादर को मार दिया। हाँ ये बात अलग है कि तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता नहीं था। ये सब सुनकर तो निक बेचारा पागल सा हो जाता है और उसी वक्त शेडो उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। आगे हम देखते हैं कि एन उससे पूछता है कि तू है कौन। तो वो कहता है मैं 5th रैंक डीमन शेडो हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा हीरो। तभी उर्सुला कहती है कि वो कंसीलमेंट मैजिक का यूज कर रहा है, इसलिए उसके स्किल ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। शेडो कहता है कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा। मैंने विलेजर्स की डिफेंसेस कमजोर कर दी थी और धीरे धीरे उन्हें डीमन वर्ल्ड में भी भेजने लगा था, पर अब तुम आ गए हो तो पहले अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हाँ और एक और बात, अगर तुमने मुझे मारा तो निक भी मारा जाएगा। इतना कहते ही शेडो एन पर अटैक कर देता है, पर एन उसके सारे अटैक डॉज करता है और एक बैरियर में उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन शेडो एंटी स्पिरिट आर्ट से उस बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद फिर वो कई सारे मॉन्स्टर्स को भी समन कर देता है जो विलेजर्स पर अटैक करने लगते हैं। अब विलेज पर अटैक होता हुआ देखकर एन उन्हें बचाने चला जाता है। इसी दौरान शेडो उस पर भी अटैक करता है तो एन अपनी एक स्किल से उसके अटैक को डॉज करता है, पर जब तक वो स्किल एक्टिव होती है वो मूव नहीं कर सकता है। शेडो तभी उसको एक एडवाइस देता है कि अगर तुम मुझे और निग दोनों को मार दोगे तो सबकी जान बचा लोगे, लेकिन एन यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था। एन शेडो की तरफ बढ़ता है और शेडो बार बार उस पर अटैक करता है। इसी कारण से बेचारा एन घायल होता जा रहा था, पर वो उसके कॉलर तक पहुंच जाता है और कहता है कि मैं निग के साथ साथ सबकी जान बचाऊंगा, और वो उसके सर पर अपना सर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम निग को देखते हैं जो काफी उदास बैठा होता है। उसकी वजह से बहुत लोगों को चोट पहुंची थी और इसीलिए वो चाहता था कि वो इस दुनिया से चला ही जाए, लेकिन तभी उसे एन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है
कि तुझे होश में आना होगा, तुम्हें विलेज को प्रोटेक्ट करना है जैसे कि तुम्हारे फादर चाहते थे। यह सुनकर निग को अपने बचपन की बातें याद आती हैं और वो विलेजर्स की मुस्कान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसके फादर भी कहते थे कि वो बहुत दयालु है। फिर निग रियलाइज करता है कि उसे अपने गलतियों से भागना नहीं है बल्कि उनका सामना करना होगा। बाहर शेडो एन पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही निग अपने बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। निग एन का शुक्रिया अदा करता है और एक चाकू अपने सीने में घुसा देता है ताकि शेडो भी उसके साथ खत्म हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शेडो तो उसके शरीर से निकलकर एक बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही एन उसे तलवार से खटाखट खत्म कर देता है। आगे फिर एन यूरी के मैजिक से निग को हील करने की कोशिश करता है, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तब फिर यूरी भी बाहर आ जाती है और दोनों मिलकर उसे हील करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर में वो ठीक हो भी जाता है। आगे फिर निग कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मैंने तो बहुत पाप किए हैं। जिस पर एन कहता है कि मैं किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ और इसमें तुम भी शामिल हो। तभी वहाँ पर विलेजर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमने भी तुम्हें सेक्रीफाइस कर दिया होता तो हम में और डीमंस में क्या फर्क रहेगा, तुम्हें बस अब अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। निग यहाँ पर रो पड़ता है और विलेजर्स का शुक्रिया अदा करता है। आगे हम देखते हैं कि यूरी थकान के मारे गिरने लगती है तो एन उसे एक पेड़ के नीचे ले जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बहनें और अर्सला भी आ जाती हैं। तभी एलाइस देखती है कि शेडो मरने के बाद भी जिंदा है और भागने की कोशिश कर रहा है। तो फिर पीना उसे बैरियर से कैद कर देती है और कहती है कि सबसे पहले तो हमें ये बता कि तुझे हमको मारने का ऑर्डर किसने दिया। तो शेडो बोलता है कि मैं सब बता दूंगा, पर पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। एलाइस कहती है कि ठीक है, नहीं मारेंगे, चल जल्दी बता। लेकिन तभी अचानक से वो फट जाता है। खैर फिर शाम हो जाती है और विलेजर्स एन को शुक्रिया अदा करते हैं। निग कहता है कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स हमला करते ही रहते हैं और सब विलेजर्स उसे यही रुकने के लिए कहते हैं। तभी एन किंग से मिलने जाता है तो किंग और जेस्पर उससे कहते हैं कि उसे यहाँ का लॉर्ड बन जाना चाहिए। निग ने भी अब सरेंडर कर दिया है तो इससे उसके कनेक्शन बढ़ेंगे और हिडन डंजन के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यह सुनकर फिर एन इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी यूरी और बाकी की बहनें एन के ऊपर कूद जाती हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि यूरी और बाकी की बहनें एन के ऊपर कूद जाती हैं क्योंकि वो एन से शादी करना चाहती थी। एलाइस उन्हें देखकर मर्डर प्लान सोचने लगती है। वही दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में दो डीमन बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि एक बंदर ने पहले फेल और अब शेडो को भी मार दिया, शायद वो डीमन के लायक नहीं थे। तभी कोई उसकी गर्दन काट देता है। हम देखते हैं कि ये ड्यूक लावना करती है जो कि 5 नोबल क्लेन्स की हेड है। तभी दूसरा डीमन उनसे माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप हमें माफ कर दो, लेकिन वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसका सर पकड़ लेती है और कहती है कि ये वाला टॉय सही से काम नहीं कर रहा है, शायद मुझे तुम्हें लेना पड़ेगा, पर तुम्हारे बाल बहुत गिरते हैं तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। वही दूसरी तरफ एकेना क्रिस्टल में एन को देख रही होती है और योना भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वो एन की पावर को टेस्ट करना चाहती है। तो एकेना उसे एक मैप देती है और कहती है कि वो एक वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट को ढूंढे क्योंकि एन का गोल उनसे मिलना है। तभी योना एक पोर्टल ओपन करती है और जाने से पहले देखती है कि उसका एक बंदा तो मर चुका है, तो वो अकेली ही चली जाती है। एन के पास एक लड़की आती है, कहती है तुमने मुझे ढूंढ लिया, चलो मुझे गले लगाओ। वो खुशी से उसके ऊपर कूद जाती है पर उसके पहाड़ से निकल जाती है। वो बताती है कि वो यहाँ है ही नहीं। उस लड़के का नाम खुश है, वो उनकी दूसरी बड़ी बहन है। आगे वो कहती है कि एक डीमन वेलरी पर अटैक कर रहा है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। वेलरी कहाँ पर है? वो लोग हमारी सबसे छोटी बहन पर अटैक कर रहे हैं, उसकी गार्डियन मर चुकी है और अब मुझे गार्डियन का काम करना पड़ रहा है। एलाइस पूछती है कि क्या वो अपनी इविल आईज से उसे नहीं हरा सकती। वो कहती है अगर फुल पावर यूज करूँ तो हरा सकती हूँ, पर टेरिटरी और मिस्टिक ट्री दोनों बर्बाद हो जाएंगे। एन एक डंजन में जाता है जो कि एक हिडन जोन है। एलाइस के स्किल से और अपनी एबिलिटी से उसको वहाँ का सही रास्ता मिलता है। वो मॉन्स्टर से घिरे एक डीमन हॉर्नेट से टकरा जाता है जो उस पर अटैक करती है। एन मॉन्स्टर्स को हटाता है और हॉर्नेट के पीछे पहुंच जाता है, पर उसके शरीर से मधुमक्खियां निकलती हैं। कहती हैं
मैं उनमें से एक हूँ, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? लेकिन एन सभी को ही मारना शुरू कर देता है, तो हॉर्नेट डर जाती है और पोर्टल से भागने लगती है, पर एन उसी पोर्टल से बाहर आ जाता है और उसे मार देता है। आगे हम देखते हैं कि ऊपर से एक और डीमन एन को देख रहा होता है और उसका नाम होता है योना, 5th रैंक डीमन की हेड। वो काफी स्ट्रोंग होती है। तभी एन उसके पीछे आ जाता है और योना पर लेवल ड्रेन स्किल का यूज करता है। वो उस पर लगातार अटैक करता है और उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देता है। योना काफी खुश होती है कि सालों के बाद कोई उसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिला है। वो अटैक करती है और कहती है, मेरा अटैक कोई भी पैरी नहीं कर सकता है, लेकिन एन उसे पैरी कर देता है और दोनों वापस से टकराते हैं। योना समझ ही नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। पहले उसने मेरा अटैक पैरी कर दिया और उसको मैं डोज भी नहीं कर पाई। उसने तो सिर्फ एक बार लेवल ड्रेन यूज किया था, पर तभी एन उसकी गर्दन काट देता है, फिर भी वो जिंदा होती है। तभी एन कहता है कि मैंने हर बार जब तुम्हें पंच मारा तब लेवल ड्रेन का यूज किया, तुम अब किसी नॉर्मल डीमन से भी वीक हो। योना गुस्से में कहती है, जो पावर मुझे मिली है वो सिर्फ चुनिंदा डीमंस को ही मिलती है। मैं तुमसे हारने वाली नहीं हूँ, मैं जीत ही जाती अगर तुमने चीट ना किया होता। और फिर इतना कहकर वो पोर्टल में चली जाती है। तो एन भी उसके पीछे जाने लगता है, पर उरुसुला उसे रोक लेती है। वो कहती है कि हमें पहले कुश और पीना को देखना चाहिए। एलिरा और एन एक जगह पर पहुंचते हैं जहां स्पिरिट पावर काफी ज्यादा होती है। ये एक हिडन स्पॉट है जहां वर्ल्ड ट्री छुपा हुआ है। वहां पर एक गेट खुल जाता है और सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर का एरिया तो बहुत ही सुंदर होता है। सभी लड़कियां भी देखकर बाहर आ जाती हैं। तभी कुश आती है, जिसे देखकर यूरी उसको गले लगा लेती है। एन फिर वहाँ पर मे को देखता है, जो कि एक छोटी सी लड़की है और सो रही होती है। एन चुपके से पीछे हटने लगता है, लेकिन उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और आवाज से मैन उठ जाती है। अब एक अजनबी को देखकर वो तो जोर जोर से भोंगड़े पाड़ने लगती है, रोने लगती है। तो एन उसे फनी फेस दिखाता है, पर वो और ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और उसे देखकर मैन उसे गले लगा लेती है। फिर मैन अपनी बहनों से मिलती है और सब उसे बताते हैं कि एन ने ही उनकी हेल्प की है। थोड़ी देर में मैन को भी एन पर भरोसा हो जाता है। वो उसकी गोदी में बैठ जाती है और कहती है कि सिर पर हाथ रखो। और फिर वो यूं भी कहती है कि मुझे ऊंचा ऊंचा उछालो। तो एन तो जोश जोश में उसे ज्यादा ही ऊपर उछाल देता है। तभी कुश कहती है, ओ भाई साहब, अगर ये रोने लगी ना तो एक हफ्ते तक चुप नहीं होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मैन को तो मजा आ रहा होता है। वो कहती है कि अब से बड़े भाई एन मेरे फेवरेट लिस्ट में है, मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। तभी एन कुश से पूछता है कि क्या मैं मैन को ले जा सकता हूँ। तो वो कहती है, हाँ ले जाओ, पर मैं नहीं जा सकती, मुझे इस जगह की रक्षा करनी है। तो इस पर एन कहता है, अरे मैं यहाँ पर एक पावरफुल बैरियर लगा दूंगा और अपना एक क्लोन भी यहाँ पर छोड़ दूंगा, तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो इस पर कुश एग्री कर लेती है और अपना स्पिरिट कोर एन को दे देती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि अब कुश भी उनके साथ में जा रही है और यूरी खुशी में एन को गले लगा लेती है। एलाइस भी इतनी खुश होती है कि वो धीरे से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एन उर्सुला से बात करता है और कहता है कि पहले मैं खुद से बहुत नफरत करता था, मेरे दिल में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी भरी हुई थी, पर जब से मैं यूरी और सबसे मिला, मैं उनकी मुस्कान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यही सोचकर मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। उर्सुला उसकी आई में बाकी स्पिरिट कोर्स को भी डाल देती है। उसकी पावर हम देखते हैं कि और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अब वो लोगों का सीक्रेट भी देख सकता है। कुछ बताती है कि उसकी इविल आई से अब कोई भी चीज गायब की जा सकती है, पर कंट्रोल करना मुश्किल है और साइड इफेक्ट्स भी इसके अननोन है। फिर मैन अपनी पावर दिखाती है, वो ट्रीज को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एन की तलवार सेक्रेड है और अगर वो किसी डीमन को मारता है तो उसका दिल उस तलवार में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में सब डीमन साथ में होते हैं और एन को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ निग का केसल अब एन का बेस बन गया होता है। सब लोग वहाँ पर साफ सफाई कर रहे होते हैं और एन अपना काम करके दूसरों की हेल्प करने जा रहा होता है। तभी हम यूरी को भी देखते हैं जो बहुत सुंदर लग रही होती है। यूरी बताती है कि उसे ड्रेस रूम की सफाई के दौरान ये कपड़े मिले। यहाँ पर वो लोग कुश और मैन के लिए वेलकम पार्टी रखते हैं। सब तैयारी कंप्लीट होती है। एन का हाथ पकड़कर यूरी उसे ले जाती है। सब लड़कियां बहुत सुंदर लग रही होती हैं। सिर्फ वही एन था जो एकदम नौकर की तरह दिख रहा था।
तभी पीना कहती है कि अब एन को भी कपड़े बदल लेना चाहिए। तो इसके जवाब में एन कहता है कपड़े बदलने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, मैं तो ऐसा ही ठीक हूँ। पर यह सुनकर यूरी उदास हो जाती है और उर्सुला गुस्से में उसे पीटने लगती है, तो वो चुपचाप तैयार हो जाता है। यूरी कहती है कि तुम तो एकदम प्रिंस जैसे लग रहे हो। फिर सब लोग डांस करते हैं और पार्टी के एंड में यूरी एन का शुक्रिया अदा करती है उसकी बहनों से मिलवाने के लिए। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बाकी के बहनों से भी जरूर मिलवाऊंगा, बस तुम स्माइल करते रहो। ये सुनकर वो दोनों स्माइल करने लगती हैं। और इसी के साथ ये यहीं पर खत्म होता है। बाय।